हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, RUHS की जो डेट शीट है वो आ चुकी है डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि दिसंबर में है। तो हम उनके लिए स्पेशल एक जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन लेकर आए हैं। और सोल्यूशन को देखने से पहले, क्वेश्चंस को देखने से पहले, अगर आप लोग नए हैं तो फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अब क्योंकि आप डी फार्म के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मॉडल पेपर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके और ज़्यादा नंबर एनहेंस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो फार्मेसी इंडिया आप लोगों के लिए डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर्स लेकर आया है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जिसको मंगाना है वो बुक मंगा सकता है और आपके लिए उम्दा साबित होगा। डी फार्म सेकेंड ईयर में है तो भी आप फ्लिपकार्ट के थ्रू मॉडल पेपर की जो ये सीरीज़ है बुक्स की, ये भी आप मंगा सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 6 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, आप मंगा सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, पढ़ने के लिए आपको नोट्स चाहिए होते हैं, कई बार ऐसा होता है हम पढ़ नहीं पाते हैं, लास्ट एंड पे हमें लगता है कहीं से नोट्स मिल जाए, तो फार्मेसी इंडिया आपके लिए नोट्स भी लेकर आया है। डी फार्म वालों के लिए ही है नोट्स, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स मिलते हैं सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के नोट्स। डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट पे आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर को कॉल करके आप बुक को मंगा सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं करते हैं dpharmacyindia.co.in को, तो विजिट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं, क्विज मिलते हैं, मॉडल पेपर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, जॉब मिलती हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं। और इन केस अगर आपको कहीं अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो वो वेबसाइट वहाँ पर अवेलेबल होती है, जहाँ पर आप वेबसाइट पे अप्लाई भी कर सकते हैं। आइदर वो जॉब हो, आइदर वो कॉलेज हो, चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्लिक करके अपना ज्वाइन भी कर सकते हैं, रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं www.pharmacyindia.co.in को। अगर अब तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपका अपडेशन होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसकी जो PDF है, जैसे हम जो भी पढ़ाते हैं फार्मेसी इंडिया में, जो भी मेंटोर्स जो भी आपको पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट की जो PDF है वो भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिलती है, ठीक है। तो अपडेट्स के लिए, PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम को। तो चलिए देखते हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर क्या आया था, पिछले साल क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर आज जो डी फार्म सेकेंड ईयर है, डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट सेकेंड, जो सेकेंड ईयर है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग उनका जो जनवरी में एग्जाम हुआ था 24 में फार्माकोलॉजी का, तो उसमें 80 नंबर का पेपर था, ठीक है। 80 नंबर का पेपर और 3 घंटे का पेपर था, जिसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। प्लस आज फार्मेसी इंडिया में मैं अनामिका गौतम आपको ये भी बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन तो पता होता है कि, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कितना आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा, मे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो कोई भी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि अटेम्प्ट करने कोई भी 6 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन लिखे गए हैं आपको दिख रहा है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, लेकिन करने हमें 6 हैं, जिसमें से 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन है। टोटल हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन में पूछा गया है, रूट्स बताने हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स हैं और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या बताता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कितने रूट्स हैं। तो देखो, ओरल रूट है, ओरल रूट में कोई भी चीज़ जो कि हम ओरली लेते हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप्स हैं, सस्पेंशन है। सबलिंगुअल रूट जो हम जो टंग के नीचे रखते हैं, बिनीथ द टंग, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको बोला जाता है कि टंग के नीचे रख लीजिए, तो प्लेस अंडर द टंग, जैसे कि वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाए हमारे ब्लड के अंदर।
एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, नेक्स्ट है बकल कैविटी। बकल कैविटी या फिर सबलिंगुअल कैविटी, ये वैसे हम एक ही रूट में रखते हैं, लेकिन ठीक है, बकल कैविटी भी हमारा एक रूट है जो कि गम्स और हमारा जो चीक है उसके बीच में हम रखते हैं, ठीक है, तो प्लेस बिटवीन द गम एंड चीक। नेक्स्ट है रेक्टल, जैसे कि सपोजिटरीज है, एनिमा है, ये किस चीज के लिए, लोकल सिस्टमिक इफेक्ट देखने के लिए, लोकल इफेक्ट भी देख सकता है इससे और सिस्टमिक इफेक्ट भी देख सकता है। कहने का मतलब है रेक्टल के थ्रू या फिर वेजाइनल के थ्रू कोई भी ड्रग को इंसर्ट किया जाता है। वेजाइनल जैसे क्रीम्स हैं, सपोजिटरीज हैं, रिंग्स हैं फॉर लोकल एक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिकल। टॉपिकल में क्या है, ड्रग जो है अप्लाई होती है, अप्लाइड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि लोकल इफेक्ट देखा जा सके, जैसे क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, लोशन है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट का क्या मतलब है, पैचेस फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा पैच आने लगे हैं कि कोई भी दर्द हो रहा है कि पेन किलर वाला दवाई अब कोई नहीं खा रहा है, जल्दी से पैच लगा दे रहा है कि इन केस अगर पैच से सही हो सकता है तो पैच पहले सही हो जाएगा अगर बाहरी चोट है तो, जैसे कि निकोटीन पैचेस। नेक्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन जैसे कि एरोसोल्स हैं, इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, ये किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेटरी डिलीवरी के लिए। अगर हमें कोई भी जो ड्रग है जो कि हमें लंग्स में पहुंचानी है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचानी है, तो इनहेलेशन रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रानेजल, ऐसी ड्रग जो कि नाक में डाली जाती है, जैसे कि स्प्रे हो गया, ड्रॉप्स हो गई, है ना, जो कि नेजल म्यूकोसा में एब्जॉर्प्शन देती हैं। ऑप्थेल्मिक का मतलब है कि जो ड्रग आई में एडमिनिस्टर की जाती है, जैसे कि आई ड्रॉप है, ऑइंटमेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आंखों के इस्तेमाल में आए। नेक्स्ट है ओटिक। ओटिक आपने सुना होगा, कान में दवाई डालने वाली, तो ईयर ड्रॉप्स हैं ताकि जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके हमारे कानों को। अब नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्रल। अब देखो पेरेंट्रल का मतलब होता है, पेरेंट्रल का मतलब जो इतनी भी दवाई जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दी जा रही है। फर्स्ट है इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ऐसा ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है कि वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाए। आपने सुना होगा कि ड्रिप लग रही है किसी को वेन्स में इंजेक्शन दिया गया है, दैट इज इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रामस्कुलर आपने सुना होगा कि जितनी भी वैक्सीन है वो मास में लगती है ना, तो इंजेक्शन इनटू द मसल। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब है कि इंजेक्शन अंडर द स्किन, जब हमारी स्किन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, लाइक इंसुलिन। इंट्राडर्मल, जब डर्मल लेयर के अंदर, डर्मिस लेयर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है किसी भी इंजेक्शन को, लाइक ट्यूबरक्यूलिन। नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल जब इंजेक्शन दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल जब आर्टरी में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है ड्रग को। नेक्स्ट है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का मतलब है जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ड्रग को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सीएसएफ में। नेक्स्ट है एपिड्यूरल, इंजेक्शन नियर द स्पाइनल कॉर्ड फॉर एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज एपिड्यूरल। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इंजेक्शन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से की जाती है, इम्प्लांटेशन की फॉर्म में। जो स्लो ड्रग हैं, जो ड्रग स्लो रिलीज हो रही हैं, उन ड्रग को इम्प्लांटेबल डिवाइस से इम्प्लांट किया जाता है, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में पहुंचती है, रीच करती है। नेक्स्ट है इंट्राविट्रल। इंट्राविट्रल ऐसे इंजेक्शन है जो कि हमारे आई में दिए जाते हैं ताकि जो रेटिना की जो कंडीशन है, ठीक है, उस रेटिना की कंडीशन को ऑब्जर्व किया जा सके, उसको ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस ऐसे इंजेक्शन जिनको बोन मैरो में दिया जाता है, ठीक है, और ये स्पेशली कब यूज किए जाते हैं, इमरजेंसीज में। ओके, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, टेबल के थ्रू भी समझते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल है जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी था क्वेश्चन में, तो एडवांटेज देखते हैं। तो ओरल क्या है, कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट बहुत आसान है, नॉन इन्वेसिव, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, इधर पानी लिया और निगल दी। इकोनॉमिकल, बहुत चीप है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, और लंबे टाइम के यूज के लिए बहुत फायदा करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत धीरे धीरे असर करती हैं, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से बहुत सारी ड्रग 100% ड्रग ब्लड में नहीं पहुंच पाती है। अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ओरल रूट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का फायदा क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट पास को अवॉइड करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब लीवर में ड्रग पहुंच रही है तो लीवर में जाने को, लीवर के थ्रू ड्रग मेटाबोलाइज्ड नहीं होती है सबलिंगुअल रूट से, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में पहुंचती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड टू ड्रग आर लिपिड सॉल्युबल एंड स्मॉल,
जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं उन वही पहुंच पाएंगी हमारे इजीली ब्लड तक। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग या फिर जो स्मॉल क्वांटिटी है उनके लिए लिमिटेड है, ठीक है। मे कॉज इरिटेशन, अगर हो सकता है कि वो जो ड्रग जो कि हम अपने सबलिंगुअल रूट में रख रहे हैं, बक्कल रूट में रख रहे हैं, मे बी वो हमारी जो म्यूकोसा लेयर उसको डैमेज करे, हार्म करे, इरिटेशन कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या है? सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो वॉमिटिंग जिनको हो रही है बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत फायदा कर सकता है, उनमें इजीली ड्रग को पेनिट्रेट कर सकते हैं। पार्शियल अवॉइडेंस फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, ऐसी ड्रग बहुत सारी होती है जो कि रेक्टल और वेजाइनल रूट से दी जाती है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल है, पसंद नहीं किया जाता है पेशेंट की तरफ से। तो एब्जॉर्प्शन में भी इरेक्टिंग, जो एब्जॉर्प्शन है वो हो सकता है डिले हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो सकता है पूरी तरीके से ना हो। सभी पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, हर पेशेंट को ये सूट नहीं करता ये रूट। नेक्स्ट है टॉपिकल। और एडवांटेज की बात करें तो डायरेक्ट डिलीवरी टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां पर भी हमें एक्शन चाहिए वहां पर डायरेक्ट आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम सिस्टमिक साइड इफेक्ट, सिस्टमिक ब्लड के अंदर पहुंचना ड्रग का साइड इफेक्ट ऐसा सच नहीं देखा जाता है क्योंकि वो लोकल एरिया में पहुंच रही है, सिस्टम में हमारे जा ही नहीं पा रही है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड टू लोकल इफेक्ट, लोकल इफेक्ट के लिए लिमिटेड है, ठीक है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है और कुछ टाइम ऐसा भी देखा गया अनप्रिडिक्टेबल है कि हो सकता है वो अपना असर पहुंच दे ही नहीं पा रही है। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का एडवांटेज क्या है? सस्टेन रिलीज है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हाईली लिपोफिलिक ड्रग ही इसको इस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर की जा सकती है, स्किन इरिटेशन कॉज कर सकती है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका ट्रांसडर्मल का। नेक्स्ट है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट का क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बहुत फास्ट इसका एक्शन दिखता है। लोकल डिलीवरी टू द लंग्स, डायरेक्ट ड्रग कहाँ पहुंच रही है? हमारे लंग में पहुंच रही है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये रूट भी अवॉइड करता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो प्रॉपर टेक्निक की जरूरत होती है। भाई आपको नेबुलाइजर चाहिए, आपको पता है कि कितनी दूरी से रखना है, पता चल रहा भाप लेते लेते आपको और ज्यादा नुकसान हो गया है ना, तो हर ड्रग के लिए सुटेबल ये रूट नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग जो है वो आपको इरिटेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल रूट क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ इंट्रानेजल में ऐसा नहीं है भर भर के दवाई दे दी, लिमिटेड वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ ही ड्रग हैं और कुछ उन ड्रग का भी पर्टिकुलर वॉल्यूम है कि कितना आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेजल म्यूकोसा को ये ड्रग भी इरिटेशन कॉज कर सकती है, तो मे बी ये भी इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक। तो लोकलाइज ड्रग डिलीवरी, लोकल एरिया में हम ड्रग को डिलीवर करते हैं। सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत नाम मात्र का है, मिनिमम है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑक्यूलर कंडीशन के लिए लिमिटेड है कि आंखों में ही डाली जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, बार बार आपको डॉक्टर बोलता है कि आप हर 2 घंटे में आपको आई ड्रॉप डालना है, तो क्या है? फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है ऑप्थेल्मिक ड्रग की। पेशेंट कंप्लायंस कैन बी इशू, पेशेंट कंप्लाई इसको इजीली नहीं कर पाता है, पेशेंट बार बार ऐसे चिढ़ जाता है कि यार हर 2 घंटे में डालना है, तो कंप्लाई नहीं होता। अच्छा ठीक है 3 घंटे में डालेंगे, अच्छा 4 घंटे में डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कंप्लायंस नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट है ओटी। ओटी का मतलब है लोकलाइज ट्रीटमेंट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? लोकलाइज ट्रीटमेंट है, लोकल एरिया में हम ट्रीटमेंट देते हैं। मिनिमाइज सिस्टमिक एक्सपोजर, ये ड्रग भी हमारे ब्लड में इजीली नहीं पहुंच पाती हुई हमारे कानों में पहुंच रही है। ईयर कंडीशन के लिए ही लिमिटेड है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। मे रिक्वायर असिस्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कान में दवाई डालनी है तो हमें कोई ना कोई इंसान लगेगा जो साथ में हमारे कान में दवाई डाल दे, ठीक है, असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। पोटेंशियल फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होने का जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम इंट्रावेनस की बात करें तो एडवांटेज क्या है? इमीडिएट इफेक्ट देता है, तुरंत के तुरंत इधर इंजेक्शन लगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाओ इधर, तुरंत के तुरंत आराम शुरू, ठीक है। 100% बायो अवेलेबिलिटी है कि ड्रग जितनी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उतनी ही हमारे सिस्टम में पहुंच रही है। सूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम, ये लार्ज वॉल्यूम के लिए सूटेबल है कि जितनी मर्जी दवाई आप भर भर के आप लगा सकते हो, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा सकता है वाया इंट्रावेनस रूट, ठीक है।
डिसएडवांटेज, इन्वेसिव है, पेनफुल है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। इन्वेसिव का मतलब ये है कि आपको ताम झाम की जरूरत पड़ेगी, नीडल की जरूरत पड़ेगी, आपको एम्प्यूल की जरूरत पड़ेगी, है ना, लगाने वाला इंसान चाहिए। पेनफुल है, दर्द होगा, ऑब्वियस है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाता है। एक ट्रेंड पर्सन चाहिए, ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी नॉर्मल रूट से, ओरल रूट से, अदर रूट से ज़्यादा है, क्योंकि इंजेक्शन, निडल, ड्रग, ये सब अलग अलग कॉस्ट का आएगा। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या है? फास्ट ऑनसेट देन ओरल, ओरल से ज़्यादा फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर डिपोर्ट इंजेक्शन, डिपोर्ट इंजेक्शन के लिए बहुत अच्छा है कि आपको जिस एरिया में एक्शन चाहिए वहाँ पे तुरंत की तुरंत डिपोर्ट कर देना है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? पेन होगा। इंट्रामस्कुलर से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है। रिस्क ऑफ नर्व एंड टिश्यू डैमेज, टिश्यू और नर्व का डैमेज होने का चांसेस भी यहाँ पर रिस्क जो है बढ़ जाता है। ट्रेन्ड पर्सन चाहिए, ऑब्वियसली इंट्रामस्कुलर अगर इंजेक्शन लगवाना है तो भी कोई ना कोई ट्रेन पर्सन चाहिए। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, गुड फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस रूट से इंसान ड्रग खुद एडमिनिस्टर कर सकता है, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होना इसमें आसान है। सस्टेन रिलीज पॉसिबल है, ठीक है, धीरे धीरे ड्रग अपना धीरे धीरे रिलीज होती है। लिमिटेड वॉल्यूम कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ऐसा नहीं है कि भर भर के दवाई लगा दी, कुछ लिमिटेड वॉल्यूम ही है, कुछ वॉल्यूम ही है कि जिसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है इंट्रामस्कुलर रूट से। इरिटेशन का, पेन का जो रिस्क है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल जैसे कि एडवांटेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जैसे कि एलर्जी का टेस्ट जब होता है तो एलर्जी का टेस्ट होगा तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। स्मॉल वॉल्यूम ही ड्रग इंजेक्ट की जाती है, इसका डिसएडवांटेज, ये डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है। एट डिसएडवांटेज, रिक्वायर स्किल टेक्निक, एक जो एकदम जिसको आता है इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्शन देना, वही स्किल्ड टेक्निक की ही जरूरत है, स्किल्ड पर्सन की ही जरूरत है। नेक्स्ट है इंट्राथीकल। तो इंट्राथीकल क्या है? डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंट्राथीकल की डायरेक्ट ड्रग कहाँ दी जा रही है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो इन्वेसिव है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है, भाई इंजेक्शन है, स्किल पर्सन है, रिस्की है, ऑब्वियस सी बात है, सीएनएस में जा रहा है इंजेक्शन तो बहुत रिस्की है। रिक्वायर्स स्किल पर्सन, बहुत ज़्यादा जो स्किल्ड होते हैं पर्सन उन वो ही इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर दे सकते हैं। पोटेंशियल फॉर सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हो सकता है नर्व डैमेज हो जाए, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल का एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव पेन कंट्रोल, पेन को कंट्रोल करता है। सिस्टमिक इफेक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा कम दिखता है। इन्वेसिव है, ऑब्वियस सी बात है, इंजेक्शन लग रहा है तो इन्वेसिव ही होगा, स्किल पर्सन की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज, लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज के लिए इसका एडवांटेज है, ठीक है, लंबे टाइम तक ये अपना ड्रग रिलीज होती रहती है। इन्वेसिव है, रिस्क इन्फेक्शन का बढ़ जाता है, स्पेसिफिक ड्रग की ज़रूरत है। इंट्राओसियस, इंट्राओसियस क्या है? हमारा रैपिड ऑनसेट है, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ये अपना काम करती है। यूजफुल व्हेन आईवी एक्सेस इज डिफिकल्ट, जब इंट्रावेनसली ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता द इंट्राओसियस रूट को प्रेफर किया जाता है। हाँ, भले ही वो पेनफुल हो, डिसएडवांटेज है, स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है और रिस्क जो है इन्फेक्शन का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की फार्माकोलॉजी हमें एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कितना आंसर लिखना है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, डेफिनेशन क्या बताती है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं या वो ऐसे एजेंट्स हैं, ठीक है, ड्रग्स या एजेंट्स जो कि ब्लॉक करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन की एक्शन को मस्कैनिक रिसेप्टर पे, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि मस्कैनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन की एक्शन को इनहिबिट करती है। और दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग्स होती हैं, इनको मस्कैनिक एंटागनिस्ट भी बोला जाता है और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं वो ब्लॉक करते हैं बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स।
मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे। दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इनहिबिट करती है और प्रिवेंट करती है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से जो पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन हो रहा है वो अब नहीं होगा, जो कि लीड करेगा इफेक्ट दैट आर अपोजिट टू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। जो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होना है अब वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की बात की गई है तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहला है नेचुरल एल्कलॉइड, जैसे कि एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, स्कोपोलामीन को हम हायोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है इप्राट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो सबसे पहले इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कि ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है हमारे सीएनएस पे क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है। सिडेशन कॉज करती है, स्पेशली हायोसिन की बात हो रही है, स्कोपोलामीन की बात हो रही है। एंटी पार्किंसनियन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे बेंस्ट्रोपिन की ड्रग बात करें हम। आई पे इसका क्या एक्शन है, माइड्रेसिस कॉज करती है, प्यूपिल का डायलेशन कॉज करती है, साइक्लोप्लेजिया कॉज करती है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन कॉज करती है, जो हमारी आंखों में जो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं उनको उनमें पैरालिसिस कॉज करती है, साइक्लोप्लेजिया का मतलब है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमें किसका क्या इफेक्ट दिखता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्रोंकोडाइलेशन है, रिड्यूस सिक्रीशन है, जितने भी सिक्रीशन होने हैं ब्रोंकस से वो रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इसका क्या है, हमें इफेक्ट दिखता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या दिखता है, तो रिड्यूस करता है मोटिलिटी को, एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है। यूरिनरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन करता है डिट्रोसर मसल्स को। ठीक है, जो हमारी जो ओवर एक्टिव ब्लेडर्स कंडीशन है उसको क्या उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेस, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को, तो सीएनएस डिसऑर्डर में, जैसे कि मोशन सिकनेस है, मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन यूज की जाती है। पार्किंसंस डिजीज है तो बेंस्ट्रोपिन यूज की जाती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रोपिकामाइड है फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम एट्रोपिन यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, जैसे कि एस्थमा है, सीओपीडी है, जिसमें ड्रग यूज होती है इप्राट्रोपियम। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीडी में, और स्पाज्म अगर हो रहा है जैसे कि डाइसाइक्लोअमीन में। नेक्स्ट है यूरिनरी डिसऑर्डर, तो यूरिनरी डिसऑर्डर में अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर्स का हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीब्यूटाइनिन, इस ड्रग को यूज किया जाता है यूरिनरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट, तो कॉमन हमारा जो निमोनिक्स हैं वो किस तरीके से याद किया जाएगा कि एडवर्स इफेक्ट, देखो फार्मेसी इंडिया आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आता है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए निमोनिक्स तैयार करता है कि ताकि आपको इजीली चीज़ें याद हो जाए, जैसे ड्राई एज अ बोन, ब्लाइंड एज अ बैट, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हेटर, हॉट एज अ हेयर। ठीक है, तो ड्राई एज अ बोन ड्राई माउथ, blind as bed blurred vision, red as beet flushing, mad as a hatter confusion, hot as a hair hyperthermia। तो ये क्या है हमारा, और एडिशनल इफेक्ट क्या हमारा, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। तो ये सब हमारे क्या है फार्माकोलॉजी है किसकी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें आपको देनी होती है जब क्वेश्चन आता है फार्माकोलॉजी ऑफ एनी ड्रग या एनी कैटेगरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है पार्ट फर्स्ट का, क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक एजेंट हाईलाइट्स फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन एजेंट। क्लासिफाई करना है एंटी एपिलेप्टिक एजेंट को और हाईलाइट करनी है उसकी फार्माकोलॉजी, एनी वन एजेंट, कोई भी एक एजेंट, ऐसा नहीं है आपको सारे के सारे एजेंट को डिस्क्राइब करना, नहीं, एक एजेंट को हाईलाइट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आपके बारे में पूछा गया है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन जरूर देनी है, ध्यान रखिएगा डेफिनेशन बिना कोई नहीं आएगा लिख के। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वो ड्रग है जो कि एपिलेप्सी को ट्रीट करती हैं। अब नेक्स्ट आपका होना चाहिए क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ड्रग एक्टिंग ऑन सोडियम चैनल, ऐसी ड्रग्स जो कि सोडियम चैनल पे एक्ट करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फिनेटोइन है, कार्बामेजेपिन है, लेमोट्रिग्रीन है, वेलप्रोएट है, टोपिरामेट है एंड जोनियासामाइड है। ठीक है, ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक है वेल स्टॉक कार, जोन लैम्प्स एंड फोन्स। ठीक है, तो वेल से वेलप्रोएट, टॉप से टोपिरामेट, कार से कार्बामेजेपिन, जोन से जोनियासामाइड, लैम्प से लेमोट्रिग्रीन और फोन से फिनेटोइन। ठीक है, याद रहेगा।
बढ़िया है। नेक्स्ट है ड्रग एनहेंसिंग गाबा एक्टिविटी। दूसरी क्या क्लासिफिकेशन, ड्रग ऐसी ड्रग्स जो कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो बेंजोडाइजापीन, जिसकी डायजापाम, लोराजिपाम। बार्बिचुरेट्स कैटेगरी में फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल है, टायाबिगिन है, वेगाबिट्रीन है, तो ये ड्रग्स हैं। अब ट्रिक क्या है, बेंस बार्बर टाइज विगोरस गाबा, जिसके अंदर बेन के अंदर बेंजोडाइजापीन, बार्बर बार्बिचुरेट्स, टाइज टियागाबीन और विगरस वेगाबैट्रीन। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ड्रग ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। ऐसी ड्रग जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, जैसे कि इथोसक्सिमाइड है, गाबापेंटीन है, ठीक है, प्रेगाबेलिन है, जिसमें अगर ट्रिक की बात करें तो इथो प्रेग्नेंट गैप्स ब्लॉक कैल्शियम, इथोसक्सिमाइड, प्रेग्नेंट प्रेगाबलिन, गैप्स गैबापेंटीन। नेक्स्ट है ड्रग्स विद मिक्स्ड मल्टीपल एक्शन। ऐसी ड्रग्स जो कि मिक्स और मल्टीपल एक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि वेलप्रोएट है, टोपिरामेट है, लेमोट्रिगिन है, लेविटिरासिटेम है, जैसे कि वेल स्टॉप लेम लेवर। वेल से वेलप्रोएट, ठीक है, टॉप से टोपिरामेट, लेम से लेमोट्रिगिन एंड लिवर से लेविटिरासिटेम। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग फॉर स्पेसिफिक सीजर्स टाइप, जैसे कि एब्सेंस सीजर। तो एब्सेंस सीजर में ड्रग यूज की जाती है इथोसक्सिमाइड, वेलप्रोएट, लेमोट्रिगिन, और ट्रिक है एब्सेंस इवार्ड्स लैम। ठीक है। इथोसक्सिमाइड, वी से वेलप्रोएट और एल से लेमोट्रिगिन। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाएगी, तो डायजापाम, लोराजिपाम, फेनेटोइन और फिनोबार्बिटल। ट्रिक क्या है, स्टेटस demands large phenomenal phones। डी से डायजापाम, एल से लोराजिपाम, फी से फिनेटोइन और फिनोमेंटमिनेन से फिनोबार्बिटल। चलिए नेक्स्ट है न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, कुछ नई ड्रग्स। एग्जाम्पल की बात करें तो लेविटिरासिटेम, लोकासामाइड, पिरामपेनिल एंड बीवारासिटेम। न्यू लेवल लेस ब्रिलियंट पैनल्स, लेवल से लिवारिसिटेम, ले से लाकोसामाइड, ब्रिलियंट से ब्रीवारसेटेम और पैनल से पिरामपेनिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का है, एनलिस्ट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग की लिस्ट तैयार करनी है जो डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है। और एड नोट ऑन प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और स्पेशली किसके बारे में पूछा गया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कितना देना है, कितना लिखना है। तो सबसे पहले है फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। डेफिनेशन क्या पूछा गया है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है, ऐसी क्लास है ड्रग की जो कि इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को। इरिवर्सिबली का मतलब है कि वापस उसको दोबारा से रिवर्स नहीं करती है। ठीक है। इन द पेराइटल सेल, जो स्टमक की पेराइटल सेल्स है, वहां पर ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करती है और रिड्यूस करती है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। तो एसिड के बनने को ये ड्रग क्या करती है, इनहिबिट करती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ओमिप्राजोल है, ठीक है, ईसोमिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है एंड डेक्सलांसोप्राजोल है। ओके। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले प्रो ड्रग एक्टिवेशन, ये क्या करता है, प्रो ड्रग एक्टिवेशन करता है। जो पीपीआई है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं एज अ प्रो ड्रग। ठीक है। ये एक्टिवेटेड होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में। प्रो ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, देन वो हमारे बॉडी में जाती हैं और उसके बाद एक्टिव होती हैं। तो ये जो ड्रग है ये एक्टिव होती है कहाँ पर, एसिडिक इन्वायरमेंट में। जैसे कि मैंने बताया स्टमक के अंदर जो है पेराइटल सेल्स होती है, कैनालिकुलाई जो हमारी सेल्स है, वहां पर जाके ये प्रो ड्रग एक्टिवेट होती है। पीपीआई की स्पेशली बात कर रहे हैं। बाइंडिंग टू प्रोटोन पंप, देन उसके बाद ये बाइंड करती है प्रोटोन पंप पे। ठीक है। और एक्टिवेट करती है प्रोटोन पंप, जब बाइंड हो जाता है तो ये एक्टिवेट करती है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम को। ठीक है। और इरिवर्सिबली इसको इनहिबिट करती हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, जो बेसल है स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करती हैं। ठीक है। एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ड्रग का काम है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करना बाय इनहिबिटिंग हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, और कॉज करती हैं एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया मतलब जो सिक्रीशन ज्यादा हो रहा था, जो एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एसिड के हमारे पेट में कम होने की कंडीशन को बोला जाता है एक्लोरहाइड्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम एडीएमई पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत तेजी से इसका एब्जॉर्प्शन देखा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 से 2 घंटे देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद 1 से 2 घंटे तक हमारी बॉडी में रहती है ड्रग। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करी जाए तो लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, अप टू 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स हमारी बॉडी के अंदर ये रहती है, ठीक है। क्यों रहती है? क्योंकि इरिवर्सिबल ये एंजाइम हो रहा है। रिवर्सिबल होता तो शायद जल्दी वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लीवर के थ्रू जो एंजाइम है, जैसे कि साइटोक्रोम P2C19, ठीक है, एंड CYP3A4, ये जो एंजाइम है हमारे लीवर के अंदर, उन एंजाइम्स के थ्रू ये ड्रग मेटाबलाइज होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो जो ये ड्रग जो मेटाबलाइट्स बनाती है, ये मेटाबलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं हमारी यूरिन से और फीसेस से, स्टूल से। अब बात करते हैं इनके यूजेस की, तो कहाँ कहाँ यूज होती है। तो यूजेस गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में यूज की जाती है, ज्यादातर देखा जाता है लॉन्ग टर्म जब GERD का मैनेजमेंट करना होता है। पैप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है। H. pylori इरेडिकेशन, H. pylori का इन्फेक्शन अगर ट्रीट करना होता है। ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम में देखा जाता है, यूज किया जाता है। जब बहुत ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है, वो कंडीशन होती है हमारी ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। तो जब बहुत ज्यादा एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है हमारे स्टमक के अंदर, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर, अगर एनसेड की वजह से अल्सर हो रहा है तो भी प्रोटॉन पंप को यूज किया जाता है। स्ट्रेस की वजह से अगर अल्सर है तो उसके प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? कॉमन एडवर्स इफेक्ट देखें तो हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। लॉन्ग टर्म देखा जाए कि अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकता है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये क्यों होगा? क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो एसिड की प्रेजेंस में होगा, और जब एसिड कम हो गया, एक्लोरहाइड्रिया हो गया, तो B12 का एब्जॉर्प्शन अब स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। हाइपोमैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। बोन फ्रैक्चर जैसी कंडीशन देखी जा सकती है। रिस्क इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गैस्ट्रिक पॉलिप्स हो सकता है। गैस्ट्रिक पॉलिप्स मतलब हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स देखे जा सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करें इसके ड्रग इंटरेक्शन की, तो कहाँ कहाँ पर इसका ड्रग इंटरेक्शन देखा जाता है? तो ड्रग इंटरेक्शन देखा जा सकता है CYP2C19 इनहिबिशन। तो ये जो लीवर में जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है इसका इनहिबिशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रग इसी एंजाइम के थ्रू मेटाबलाइज हो रही है, जैसे कि क्लोपिडोग्रेड। नेक्स्ट है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी रुक सकता है, जैसे कि कीटोकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, आयरन सॉल्ट्स हैं, ठीक है। इन सबको क्या है? एसिडिक इन्वायरमेंट की जरूरत है। और ओमियोप्राजोल या फिर हम अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो एसिड का लेवल कम कर रहे हैं। और इन ड्रग्स को एसिड की क्वांटिटी अच्छी खासी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ पर ये ड्रग नहीं दी जाएगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों को है PPI से, उन लोगों को ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। जिनको हिपैटिक इंपेयरमेंट है, जिसको लीवर से रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज हो रही है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है, तो भी उन पेशेंट के अंदर भी ये ड्रग नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेटाबोलाइज्ड ही लीवर के थ्रू हो रही है और लीवर ही काम नहीं कर रहा है, तो मे बी कुछ और सीवियर कंडीशन हो सकती है। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, तो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स क्या है? साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसकी डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। मैग्नीशियम की जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम हो रहा है, तो यहाँ पर बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी इन केस लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बोन हेल्थ को हमें रेगुलर देखना पड़ेगा अगर लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी हमें बार बार देखते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की। तो लॉन्ग टर्म तक यूज करने से गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है, ठीक है।
हीलिंग, जो इफेक्टिव इन हीलिंग अल्सर एंड मैनेजिंग जीईआरडी को, ठीक है, अल्सर को मैनेज करता है, ये इसका फायदा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो बहुत सही कई तरीके के रिस्क हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, इनका लेवल कम हो सकता है, इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बढ़ सकती है। तो इतना लिखना है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की फार्माकोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंटी डायरियल ड्रग। तो एंटी डायरियल ड्रग के बारे में हमें बताना है, डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ही लिखना, पूछा ही गया है कि इसकी एंटी डायरियल ड्रग के बारे में लिखना। तो ऐसी ड्रग जो कि डायरिया को ट्रीट करती हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स काम करती हैं, डायरिया को रिड्यूस करती हैं, ठीक है, बाय एड्रेसिंग अंडरलाइंग केसेस सच एज इंटेस्टाइन मोटिलिटी, अगर किसी की इंटेस्टाइन मोटिलिटी बढ़ चुकी है, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये डायरिया, ऐसी ड्रग्स जो कि डायरिया को कम करती हैं। दीज आर एंटी डायरियल ड्रग्स लाइक लोपिरामाइड है, डाइफिनॉक्सिलेट है, ठीक है, विद एट्रोपिन। डाइफिनॉक्सिलेट को किसके साथ लिया जा रहा है? एट्रोपिन के साथ लिया जा रहा है। फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग कहाँ बाइंड करती हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, जो हमारा गट है, हमारे गट के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे, स्पेशली जो म्यू, कप्पा, डेल्टा, जो 3 टाइप के रिसेप्टर है, स्पेशली म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है ये ड्रग, और इनहिबिट करती है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को, जिसकी वजह से जब एसिटाइल कोलिन का रिलीज इनहिबिट हो जाएगा तो सिक्रीशन से इनहिबिट हो जाएंगे, लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बढ़ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो उनका एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा प्रोपल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस को। एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ये ड्रग्स इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, व्हाइल इंक्रीजिंग सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, जब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो ये ड्रग क्या करेगी? इनको इनहिबिट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग दैट रिड्यूस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। अब ऐसी ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को रिड्यूस कर रही है, यहाँ पर हमने ऐसी ड्रग्स देखी जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर रही हैं, यहाँ पर हम ऐसी ड्रग्स देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को कम कर रही है, जैसे कि बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, ठीक है, ऑक्टीरोटाइड। जैसे कि अब हम मैकेनिज्म की इसकी बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगा? ऐसी ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को रिड्यूस कर रही है। तो बिस्मथ सबसैलिसाइलेट का काम क्या करती है? ये क्या है? हमारी एंटी सिक्रीटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसका काम होता है फ्लूइड सिक्रीशन को, हमारा जो बॉल मूवमेंट जो बढ़ रहा है, हमारा जो बॉल कंडीशन जो चल रही है, उस फ्लूइड के सिक्रीशन को रिड्यूस करती है हमारी बिस्मथ सबसैलिसाइलेट ड्रग, ठीक है। क्यों करती है? क्योंकि इनहिबिट करती हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, क्लोराइड्स के सिक्रीशन को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और क्लोराइड के सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है तो ये इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है ऑक्टीरियोटाइड। जो ऑक्टीरियोटाइड है वो ड्रग क्या है? वो हमारी सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, और इसका काम भी होता है जो सिक्रेटरी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो कि डायरिया कॉज कर रहे हैं, उस सिक्रेटरी हार्मोन्स को ये ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करती है, जैसे कि सेरोटोनिन है, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स हैं, डिक्रीज करती है इंटेस्टाइनल फ्लूइड को। जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन कम होगा तो डायरिया की कंडीशन भी बेहतर होगी, सुधर जाएगी। नेक्स्ट है ऐसी ड्रग जो कि एब्जॉर्ब करती है टॉक्सिन्स और प्रोवाइड करती है बल्क, ठीक है, टॉक्सिन्स की वजह से तो डायरिया हो रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रही हैं ऐसी ड्रग जो कि टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टूल की क्वांटिटी को बढ़ा देती हैं, जैसे कि केओलिन है, पेक्टिन है, एक्टिवेटेड चारकोल है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जब कोई भी जो ड्रग दी जा रही है, जो टॉक्सिन है उसके ऊपर आके ऐसे एडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो चाहे कुछ भी हो, अदर इरिटेंट्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो भी चीज़ हमारे पेट में जो भी नुकसान दे रही है, जो भी टॉक्सिक है, वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से एब्जॉर्ब हो जाएगा उस ड्रग पे, और बल्क के फॉर्म को, जो स्टूल की फॉर्मिंग है उसको बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि बल्क क्या करेगा? बहुत सारे फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस करेगा कि बार बार जाना पड़ रहा था तो अब कम जाना पड़ेगा, और इम्प्रूव करेगा स्टूल की कंसिस्टेंसी को। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ड्रग दैट रीस्टोर नॉर्मल फ्लोरा। ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पेट के नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक। अक्सर बोला जाता है कि लूज मोशन में दही खाने के लिए, ठीक है, कि दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक है।
सैक्रोमाइसिस बोलार्डी, ये भी हमारा बैक्टीरिया है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें डायरिया के अंदर इसकी, तो ये क्या करता है, गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। आपने बहुत सुना होगा कि गट बैक्टीरिया इम्प्रूव होना बहुत सही है, क्योंकि हमारा डाइजेशन अच्छा करता है। तो गट बैक्टीरिया को, जो फ्लोरा है हमारे बैक्टीरिया, जो फ्लोरा हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको एनहेंस करता है। पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके साथ compete करता है, कॉम्पिटिशन कॉज करता है, उनको मारता है, उनको डिग्रेड करता है हमारी बॉडी से, और इम्प्रूव करता है गट को, हमारे गट को, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स को भी अच्छा करता है। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट ट्रीट इन्फेक्शन, ऐसी ड्रग्स जो कि इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, रिफाक्सिमिन है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये ड्रग डायरिया में कैसे यूज की जाती हैं, ये टारगेट करती हैं स्पेसिफिक पैथोजन को जिसकी वजह से डायरिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो कि पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है जो कि डायरिया कॉज कर रही है, जैसे मेट्रोनिडाजोल है। मेट्रोनिडाजोल काम करती है एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट, ठीक है, जैसे कि हम बात करें जियार्डिया के अगेंस्ट। रिफैक्सिमिन है, रिफैक्सिमिन क्या है, ये भी एंटेरिक पैथोजेंस को के अगेंस्ट काम करती है विदाउट सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होती है, लेकिन हाँ उन पैथोजेंस के अगेंस्ट जरूर काम करती है। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग दैट एक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, ऐसी ड्रग जो कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड ट्रांसपोर्ट पे एक्ट करती है। ड्रग की बात करें रेसिकार्डोट्रिल, जिसमें ड्रग आती है एनकीफालिनेज इनहिबिटर, ये एंजाइम क्या होता है, इनहिबिट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें डायरिया में तो ये इनहिबिट करती है एनकीफेलिनेज एंजाइम को, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डायरिया के लिए, ठीक है। और जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो डायरिया ट्रीट होता है, जिसकी वजह से ये सिक्रीशन जो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन हो रहा है, वाटर का सिक्रीशन हो रहा है, उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइनल की जो मोटिलिटी बढ़ रही है, जो मूवमेंट बढ़ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी बार बार जाना पड़ रहा था, वो उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, मेसालामाइन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स की, तो डायरिया में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा है, हमारे डायरिया की कंडीशन में अगर बहुत लंबे टाइम तक डायरिया हो रहा है तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करती है हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मेसालामाइन। सप्रेस करती है इन्फ्लामेशन को, बाउल इरिटेशन को रिड्यूस करती है, और एक्सेसिव सिक्रीशन जो हो रहा है जिसकी वजह से डायरिया और ज़्यादा सीवियर बढ़ रहा था, अब उसको भी ये कंट्रोल करती हैं। तो इतना हमें लिखना होता है डायरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, व्हाट आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एजेंट। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पूछा कि क्या है, उसका एक एजेंट के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं कितना हमें लिखना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, आंसर देखते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है हमारे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेकिन है क्या, क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन क्लास को बिलोंग करते हैं, जिसका काम होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होना, सिंथेटिकली मेड, और सिंथेटिकली भी इसको मेड बनाया जा सकता है, ठीक है। बात करें इसके रोल की तो इन्फ्लामेशन को कम करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करता है, अच्छा करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। क्लियर है। अब पूछा गया था नेक्स्ट कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या चीजें देनी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्लासिफिकेशन। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो दो टाइप का है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल की बात करें तो कॉर्टिसोल है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, इसकी प्रिपरेशंस भी आती हैं, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है फंक्शन, इसके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन्स का, मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो इनहिबिट करता है एंटी इन्फ्लामेटरी को, इन्फ्लामेशन को कम करता है, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर एग्जांपल कौन से आते हैं, एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन आता है। फंक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है सोडियम रिटेंशन को, सोडियम रिटेंशन पोटेशियम रिटेंशन को प्रोड्यूस करता है, और एक्सक्रीशन करता है हमारी किडनी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बाइंडिंग टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। कहाँ बाइंड करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड,
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड आया अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करा, तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और मूव करते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और जीन ट्रांसक्रिप्शन में को रेगुलेट करते हैं। जीन ट्रांसक्रिप्शन में इनका रोल होता है आगे। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इनहिबिट करते हैं ये किसके प्रोडक्शन को, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो क्या काम करते हैं, साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। साइटोकाइंस मतलब जो इन्फ्लामेशन कॉज करे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को भी ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन कम करते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स की, और ये फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट होगा तो इसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन हो रहा था अब वो नहीं होगा, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल थे इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। तो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट मतलब ये रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं प्रोलिफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ इम्यून सेल लाइक टी लिम्फोसाइट। इम्यून को सप्रेस करते हैं, तो जो टी लिम्फोसाइट है, जो हमारी इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं, टी सेल्स, उन टी लिम्फोसाइट सेल के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं, उनके बढ़ने को कम करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन को न्यूट्रोफिल्स के इनहिबिट करते हैं, मैक्रोफेजेस को इनहिबिट करते हैं, जहां पर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पे इन कंडीशंस को इनहिबिट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की। तो क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, मेटाबॉलिक रेट पे क्या है इसका असर देखते हैं। मेटाबॉलिक, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज की नए फॉर्मेशन को बढ़ाता है, फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रमोट करता है, फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में, सप्रेस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेलिंग को, रेडनेस को, पेन को, जो व्हील, फ्लेयर, फ्लश हैं उस एक्शन को रिड्यूस करता है। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है ताकि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हम क्या रोल देखते हैं, इंक्रीज करता है सोडियम वाटर रिटेंशन को, पोटेशियम के लेवल को कम करता है। अब बात करते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज हम देखते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीज में, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज करते हैं, एस्थमा में यूज करते हैं, एलर्जिक कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज में यूज करते हैं, जैसे कि सिस्टम लूपस एरिथमेटस में यूज करते हैं, कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ पर यूज किया जाता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है, लाइक एडिसन और एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में यूज करते हैं। तो ये हमारा यूज है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। अब बात करते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट की। तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था ना, तो इस वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बोन डेंसिटी कम हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, पैप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन देखी जा सकती है, और एडेनल सप्रेशन देख सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या एडवर्स इफेक्ट है, हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया मतलब जो पोटेशियम का लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर कम हो सकता है, एडिमा, स्वेलिंग जैसी कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जैसे फर्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो प्रिडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है। प्रिडनिसोलोन कहाँ पर यूज किया जाता है, एस्थमा में, एलर्जीज में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। डेक्सामेथासोन सीवियर इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कैंसर में यूज करते हैं। ठीक है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हाइड्रोकोर्टिसोन यूज किया जाता है। ठीक है, एक्जिमा में यूज किया जाता है। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ये ड्रग यूज की जाती है एडिसन्स डिजीज में, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो देखो 6 क्वेश्चन करने थे, तो 6 क्वेश्चन तो हमने कर दिए, एक है एक्स्ट्रा क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन के बारे में बताना है। तो 7 क्वेश्चन है, क्लासिफाई एनसेड्स, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। तो एनसेड को क्लासिफाई करना है और फार्माकोलॉजी एस्पिरिन की बतानी है। चलिए तो देखते हैं। देखो तो क्लासिफाई करना है एनसेड, सबसे पहले एनसेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एनसेड हमारा क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और ऐसी ड्रग्स, ऐसी
ग्रुप ड्रग्स का, जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट करके, कॉक्स को और लॉक्स को, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी फॉर कॉक्स एंजाइम, तो कॉक्स एंजाइम की सिलेक्टिविटी पे बेस्ड कौन कौन से इसमें कैटेगरी है। तो फर्स्ट है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ऐसी ड्रग जो कि नॉन सिलेक्टिव है, कॉक्स को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, पहले ही था एनसेड में ऐसी ड्रग जो कि कॉक्स को इनहिबिट कर रही हैं, जो कि बोथ कॉक्स को इनहिबिट करती है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो कॉक्स 1 भी इनहिबिट होगा, कॉक्स 2 भी इनहिबिट होगा, जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफिन है, नेप्रोक्सेन है, इंडोमिथासिन है, डाइक्लोफिनेक एंड पायरोक्सिकैम है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी क्लास की बात करें तो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर है, जो कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है। ये ड्रग्स वो हैं जो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर रही हैं। अब ऐसी ड्रग्स जो कि सिर्फ और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रही हैं, थोड़ी बहुत कॉक्स 1 को इनहिबिट कर रही है, लाइक मिलॉक्सिकैम, निमेसुलाइड एंड इटोडोलैक। नेक्स्ट है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रही है, कॉक्स 1 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब। अब है इररिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, ऐसी ड्रग जो कि इररिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट कर रही हैं, जैसे कि एस्पिरिन, वो इनहिबिट करती है इररिवर्सिबली कॉक्स एंजाइम को। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे एसिड को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहला है सेलिसाइलेट, जैसे कि एस्पिरिन है, डिफ्लूनिसेल है। ठीक है, एस्पिरिन की अगर बात की जाए तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर ड्रग आती है आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सेम, कीटोप्रोफिन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव लाइक डाइक्लोफिनेक, इंडोमिथासिन, इटोडोलैक। नेक्स्ट है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव के अंदर आती है पायरोक्सिकैम, मिलॉक्सिकैम। ठीक है, नेक्स्ट है फिनामेड डेरिवेटिव, फिनामेड डेरिवेटिव के अंदर ड्रग आती है फिनामिक एसिड, फ्लूफिनामिक एसिड। नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव लाइक फिनाइल ब्यूटाजोन है, मेटामिजोल है। नेक्स्ट है कॉक्सिब डेरिवेटिव, कॉक्सिब डेरिवेटिव के अंदर आती है सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब। तो जितने भी कॉक्सिब हैं वो सब इसमें आती है। अब कुछ अदर्स हैं मिसलेनियस, जैसे कि निमेसुलाइड है, पैरासीटामोल है। टेक्निकली जो पैरासीटामोल है वो एनसेड नहीं है, लेकिन हाँ एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरी, अब क्या है, बेस्ड ऑन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बेस पे हम एनसेड को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट हाफ लाइफ, जिनका 6 घंटे से कम का हाफ लाइफ है, जैसे आइबुप्रोफिन है, डाइक्लोफिनेक है। इंटरमीडिएट हाफ लाइफ, जिनका 6 से 12 घंटे तक अपना असर दिखता है, जैसे एस्पिरिन है, इंडोमिथासिन है। मोर देन 12 आवर, जैसे कि पायरोक्सिकैम है, मिलॉक्सिकैम है, नेप्रोक्सेन है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन थेरेपेटिक एप्लीकेशन, कि थेरेपेटिक एप्लीकेशन के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट जैसे कि पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफिन है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जैसे कि एस्पिरिन है, इंडोमिथासिन है। एंटीप्लेटिलेट एजेंट जैसे एस्पिरिन है, लो डोज में लेकिन। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक फॉर रूमेटिक कंडीशन, जैसे कि पायरोक्सिकैम और डाइक्लोफिनेक। ओके, चलिए अब याद कैसे होगा, है ना। तो निमोनिक होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। तो निमोनिक क्या है, सम पीपल फाइंड ऑक्सेन प्लेइंग काम एंड नोबल। सम पीपल फाइंड ऑक्सेन प्लेइंग काम, ताकि इजीली खेल सके और नोबल हो सके। तो एस है सैलिसाइलेट्स, जिसमें एस्पिरिन, पी से प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सेन। एफ से फिनामेट, मेफिनामिक एसिड। ओ से ऑक्सीकैम, पायरोक्सिकैम, मिलॉक्सिकैम। पी से पायराजोलोन, फिनाइल ब्यूटाजोन। सी से कॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब। ए से एसिटिक एसिड डेरिवेटिव डाइक्लोफिनेक और एन से निमेसुलाइड। ठीक है, तो निमोनिक यहाँ पर याद कर लीजिएगा। फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन भी पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन भी था। तो चलो फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन हमें देखना है, वो चलो स्किप हो गया था, कोई बात नहीं है। अब देखो फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन में क्लासिफिकेशन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, एनसेड को बिलोंग करता है। ठीक है, और कॉक्स को एंजाइम को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को। और एस्पिरिन क्या है हमारा, एस्पिरिन एसिटाइलेट्स द सेराइन रेसिड्यू, जो हमारी सेरिन रेसिड्यू है उसको एसिटाइलेट करता है ऑन कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम के। ठीक है, जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, क्योंकि जो कॉक्स है वो एट द एंड क्या बना रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है, थ्रोम्बोक्सेन बना रहा है। तो इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं हमारे
एस्पिरिन। प्राइमरी इफेक्ट की बात की जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस करता है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, एंटीपायरेटिक की तरह भी एस्पिरिन काम करते हैं और एंटी प्लेटलेट लो डोज में काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट इसका एब्जॉर्प्शन है हमारे स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो डिपेंड करता है डोज पे और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। लीवर के थ्रू ये ड्रग मेटाबोलाइज्ड होगी तो डिपेंड करेगा उसकी ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट पहुंच पा रही है। मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलाइज्ड होता है सैलिसाइलिक एसिड से बाय एस्टिरेज एंजाइम जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे प्लाज्मा और लीवर के थ्रू ये एस्टिरेज एंजाइम के थ्रू ये ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड होती है, मेटाबोलाइज्ड होती है और फर्दर मेटाबोलाइज होती है लीवर में वाया कॉन्जुगेशन। जब आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में तो मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, तो कॉन्जुगेशन रिएक्शन से ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है। हाफ लाइफ की बात करें तो 15 से 20 मिनट इसका हाफ लाइफ है। सैलिसाइलेट डोज की बात करें तो 2 to 20 आवर डोज डिपेंडेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्सक्रीशन हमारा यूरिन के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। थेरेपेटिक की बात करें, थेरेपेटिक यूज की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस में यूज करते हैं और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, तो फीवर को मैनेज करता है। ठीक है, अगर फीवर बहुत तेज है तो उसको कम करता है। एंटीप्लेटलेट एक्शन प्रोड्यूस करता है लो डोज में। ठीक है, तो आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को कम करता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन स्ट्रोक की कंडीशन को रिड्यूस करता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को, अगर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो रहे हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स हमें लग रहे हैं तो उसको भी ये इनहिबिट करता है। ठीक है, बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स इफेक्ट क्या कॉज कर सकता है, डिस्निया कॉज कर सकता है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, अल्सर कॉज कर सकता है, जीआई ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है क्योंकि प्लेटलेट को इनहिबिट कर रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा, अगर बहुत ज़्यादा एस्पिरिन को यूज़ किया जाता है तो एस्थमेटिक जो पेशेंट उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। अर्टिकेरिया देखा जा सकता है। रेस सिंड्रोम देखा जा सकता है जिसमें हम क्या होता है, ब्रेन और लीवर के अंदर स्वेलिंग देखी जाती है। ठीक है, रीनल इफेक्ट हमें क्या दिखता है, बहुत ज़्यादा जो रीनल रेट है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी डिजीज होने की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें कहाँ दिखता है, हाइपर सेंसिटिविटी दिख सकती है। जिन पेशेंट को एस्पिरिन से हाइपर सेंसिटिविटी है उनको एनसेड ना लेने की नसीहत दी जाती है। पैप्टिक अल्सर डिजीज में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि हीमोफीलिया है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हेपैटिक और रीनल इम्पेयरमेंट है तो एनसेड स्पेशली एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी रेस सिंड्रोम अगर हुआ है तो भी एनसेड स्पेशली एस्पिरिन नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग कहाँ पर ये ड्रग इंटरेक्ट करती है, तो एंटीकोगुलेंट ड्रग के साथ ये ड्रग इंटरेक्ट करती है, ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है। ठीक है, अदर एनसेड्स के साथ क्या हो सकता है, मेक इंटरफेयर विद एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट इफेक्ट। अगर कुछ ड्रग्स ऐसी हैं एस्पिरिन को अगर और एनसेड्स के साथ लिया जाए तो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। अल्कोहल के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बढ़ सकती है। यूरिक ड्रग के साथ अगर हम देखें तो एस्पिरिन क्या करती है, रिड्यूस करती है प्रोबेंसिन की इफेक्ट को। ठीक है, यूरिक ड्रग हमारी गाउट में यूज की जाती है तो प्रोबेंसिन के एक्शन को ये इनहिबिट कर सकती है एस्पिरिन। डोज की अगर हम बात करें तो 300 to 600 mg 4 to 6 आवर, मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे से ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। एंटीप्लेटलेट की बात करें तो 75 to 325 mg पर डे फॉर कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन। ओके, और कुछ की पॉइंट्स है तो एस्पिरिन को एस्पिरिन क्या हमारी यूनिक ड्रग है क्योंकि इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम को। दूसरा, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के प्रिवेंशन कॉज करती है। ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगर लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग की जरूरत होती है क्योंकि ये जीआई ब्लीडिंग और या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि हम बीच में स्टार्ट कर दिया था पर चलिए कोई बात नहीं है। तो पार्ट सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है,
सबसे पहला स्कोप ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। कोई भी नई ड्रग डिस्कवरी हो रही है, कोई भी नया मॉलिक्यूल आ रहा है, कोई भी नई ड्रग मार्केट में आ रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च होनी है, तो उसकी स्क्रीनिंग करना, टेस्टिंग करना, ठीक है, उस कंपाउंड को टेस्ट करना, एनालाइज करना, उसके यूजेस देखने, वो सब हम ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में फार्माकोलॉजी का एक स्कोप है। नेक्स्ट स्कोप है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। देखा जाता है कि ड्रग किस तरीके से एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उसका एफिकेसी क्या है, ठीक है, कितनी सेफ है वो ह्यूमंस के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स कितनी हो चुकी हैं, थेरेपेटिक ड्रग का मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है, तो ये सब देखा जाता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट स्कोप है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है क्या हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी ड्रग जो भी नई इन्वेंट हो रही है या फिर कोई भी जो ड्रग है उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो केमिकल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस तरीके से असर दे रही है। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस में क्या मॉनिटर किया जाता है, इवेलुएट करा जाता है किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को, ठीक है। ड्रग जब मार्केट में आ चुकी है, कोई भी जो नई ड्रग आ गई वो मार्केट में आ गई, तो उसके पीछे क्या होती है, फार्माकोविजिलेंस टीम लगती है कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है थेरापेटिक, कि ड्रग का यूज क्या है, कि वो हमें डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, दैट इज ऑल्सो द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एक्शन भी इसका स्कोप है, क्या कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, एक्सक्रीशन देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक एक्शन है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रैक्टिस, तो फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में कि फार्माकोलॉजिकल नॉलेज लेना किसी भी ड्रग को जो भी डिस्पेंस हो रही है या फिर काउंसलिंग हो रही है किसी पेशेंट की, तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स मतलब स्टडीज द जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। कोई भी जो ड्रग है वो हर इंडिविजुअल पे अपना अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जेनेटिकली देखना कि जेनेटिकली क्या वो रिस्पॉन्स कर रही है, कि इस तरीके के जीन पे क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है कोई भी ड्रग। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेशन इन पॉलिसी। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें लॉज देखते हैं, इसमें इथिकल्स पढ़ते हैं, रेगुलेशन देखते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, कोई भी ड्रग जो अप्रूव हो गई है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मार्केट में, वो सब जो भी पॉलिसीज है ड्रग से रिलेटेड वो सब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, रूल रेगुलेशन एथिक्स, ठीक है, पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज है, ये भी हमारा स्कोप है फार्माकोलॉजी का। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एकेडमिया। तो रिसर्च और एकेडमिया क्या, टीचिंग में इसका अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा टीचिंग है, वो भी एक स्कोप है फार्माकोलॉजी का। ट्रेनिंग करना, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करना, जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं या जो रिसर्च टीम है, ठीक है, कुछ भी जो चीज़ रिसर्च में हो रही है, दैट इज रिसर्च एंड एकेडमिया। नेक्स्ट है वेटरनरी फार्माकोलॉजी। वेटरनरी फार्माकोलॉजी मतलब कोई भी ड्रग का यूज हम देखते हैं किसी भी एनिमल पे, ठीक है, कि वो ड्रग सेफ है या नहीं है इन एनिमल्स को, दैट इज द वेटरनरी फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी, इसमें ड्रग की फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व होती है, कि ड्रग किस तरीके से फॉर्म हो रही है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल है, उसमें क्यूए डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, एसओपीज बनी है कि नहीं बनी है, दैट इज इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी, ये क्या है, हमारा स्कोप है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी। फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी मतलब जब मान लो किसी का कोई मर्डर हो गया या फिर कोई किसी दवाई से एक्सपायर हो गया, तो उसमें किसी को मार दिया गया ड्रग देके, दैट इज एनालाइजेस ड्रग इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कि आपने देखा होगा सीआईडी की दया कुछ तो गड़बड़ है ना, तो दया कुछ तो गड़बड़ है मतलब कि अब वो क्या कहा जाएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आएगा, उससे पता चलेगा कि फला फला इंसान किस वजह से एक्सपायर हुआ है, किस वजह से उसका मर्डर हुआ है या किस चीज से मर्डर हुआ है। तो क्रिमिनल जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम सीन पे क्या किस वजह से, किस केमिकल की वजह से वो क्राइम हुआ है, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, कोई भी ड्रग का, किसी भी ड्रग से हम क्या करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। हर्बल और अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब इसमें क्या देखा जाता है, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल रेमेडीज। जो नेचुरल है, जो ट्रेडिशनल, जो लंबे टाइम से चली आ रही हैं, ठीक है, नेचुरल वे में जो रेमेडीज हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि प्योर बिल्कुल वेज है, बिल्कुल हमारा आयुर्वेदिक है या बिल्कुल नेचुरल है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल है, वो नेचुरल या ट्रेडिशनल रेमेडीज को तैयार करना, दैट इज द ऑल्सो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ओके, तो इतना हमें लिखना होता है शॉर्ट आंसर में।
नेक्स्ट है गिव अ नोट ऑन माइसीनिया ग्रेविस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो माइसीनिया ग्रेविस और इसके मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। तो माइसीनिया ग्रेविस क्या है? कुछ भी नहीं है। माइसीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी स्केलेटल मसल वीक हो जाती हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून है, अपने आप हो रही है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से हमारी स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा मूवमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हो रहा है? इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। जो नर्व्स का सिग्नल है और मसल्स का सिग्नल है वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए मसल में वीकनेस हो रही है। कॉज क्या है? रीजन क्या है? ठीक है, क्यों हो रही है? तो ऑटो एंटीबॉडीज ब्लॉक और डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्स। ये एसिटाइल कोलिन है, इसको बाइंड होना है अपने रिसेप्टर्स पे, फर्स्ट साइड पे और सेकंड साइड पे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज आकर आना किसको है? बाइंड किसको होना है? एसिटाइल कोलिन को। बाइंड क्या हो रहा है? हमारा एंटीबॉडी। तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन कम हो जाता है। ठीक है, उस साइट पे जहां पर उसको आके बाइंड होना है, और क्या आके बैठ जा रहा है? एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर्स हैं वो एसिटाइल कोलिन का एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, बात करते हैं सिम्टम्स की। तो मसल वीक हो जाती हैं, स्पेशली हमारे जो आईज की हैं। ठीक है, डिप्लोपिया हो जाता है, टोसिस हो जाता है, फेस की जो मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, ऐसे स्किन लटकने लग जाती है, जो गला है उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, मतलब एकदम लटकी लटकी सी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आराम किया जाए। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट होगा? मैनेजमेंट इन फार्माकोलॉजी। तो मैनेजमेंट कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें क्या देना होगा? कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर देना होगा, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, जैसे कि पाइरोस्टिगमीन और नियोस्टिगमीन। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये जो ड्रग है हमारी, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये क्या करती है? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करती है। जब एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो ये एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन को, ठीक है, डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है। तो जब एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अच्छा खासा दिखेगा, जिसकी वजह से जो मसल वीक हो चुकी हैं अब वो उनमें ताकत आएगी, वो स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाय एनहेंसिंग न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, क्योंकि वो ट्रांसमिशन बढ़ा रही है। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जैसे कि प्रेडनिसोलोन है, एजाथायोप्रिन है, माइक्लोफिनोलेट है, मोफेटिल है, साइक्लोस्पोरिन है। तो ये ड्रग्स क्या कर रही हैं? जैसे मैंने बताया कि एंटीबॉडी आके आ गई है। आना किसको था? एसिटाइल कोलिन को। आ क्या रहा है? एंटीबॉडी। तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि एंटीबॉडी आके आ जा रहे हैं, तो इम्यून को सप्रेस करना पड़ेगा। जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई उसको अब सप्रेस करना पड़ेगा। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है हमारी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। जो एंटीबॉडी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, उसको इनहिबिट करती है। उससे क्या होगा? उससे जो बहुत ज़्यादा डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, जो डिजीज बढ़ रही है, अब वो डिजीज नहीं बढ़ेगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इसका एक मैनेजमेंट है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक्लिजुमैब। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर है। रिटुक्सीमैब। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये टारगेट स्पेसिफिक कंपोनेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स को टारगेट करती है। ठीक है, और जो बीटा सेल्स, जो बी सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम को, उनको इनहिबिट करती हैं। और यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी केसेस में। आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, तो रिफ्रैक्टरी केसेस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा फेरेसिस एंड इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा? रिमूव सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज। ये क्या करता है? जो ऑटो एंटीबॉडीज जो आ चुकी हैं उनको रिमूव करता है, उनको वहां से हटाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा फेरेसिस बोल रहे हैं। और हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, जिसका इंप्रूवमेंट है, जिसका हमें रिजल्ट क्या दिखेगा? हमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, तुरंत के तुरंत हमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। माइस्थीनिया जो क्राइसिस हो रही, जो माइस्थीनिया ग्रेविस, जो मसल वीक हो रही थी, अब वो स्ट्रेंथ हो जाएंगी, उसमें स्ट्रेंथनेस आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। नेक्स्ट है थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी किस तरीके से यूज की जाती है? थाइमेक्टोमी इन केस एसोसिएटेड विद थाइमोमा और जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस।
इसका इंडिकेशन, इसका यूज क्या है, थाइमोमा में और जनरलाइज माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो डिजीज की सीवियरिटी है, जो ड्रग बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में हो रही है, ड्रग की सीवियरिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से सपोर्ट और कौन कौन सी थेरेपी दे सकती है। फिजिकल थेरेपी सपोर्ट दे सकती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, फिजियोथेरेपी करवाना, ताकि मसल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके, जो एट्रोफी है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो हमारी मसल वीक हो रही है, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो ट्रिगर कर सकती है कंडीशन को, जैसे स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है। ठीक है, बहुत सारी मेडिकेशन है जो, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड है, बीटा ब्लॉकर्स है, जो कि मसल को और वीक कर सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सपोर्ट इन सीवियर केसेस। ठीक है, माइसीनिया क्राइसिस स्पेशली अगर हो रही है तो रेस्पिरेशन को सपोर्ट देना। हमारे सांस फूल रही है, भाई थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आराम करने का मन कर रहा है, तो हमारे सांस में तो दिक्कत हो रही है, तो रेस्पिरेशन को हमारे सपोर्ट देना। ठीक है, तो इतना लिखना है हमें माइसीनिया ग्रेविस और इसके मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को डिस्कस करना है। तो ग्लूकोमा क्या है, सबसे पहले गोल ऑफ ट्रीटमेंट। ग्लूकोमा क्या है, हमारा आंखों में ऐसी कंडीशन है जहाँ इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जा रही है। और मैनेजमेंट पूछा गया है ग्लूकोमा का, तो जो इंट्राओकुलर प्रेशर जो बढ़ चुका है उसको लो करना, उसको कम करना, और ऑप्टिक नर्व जो डैमेज हो चुकी है उसको प्रिवेंट करना, ताकि आगे फर्दर ऑप्टिक डैमेज ना हो। ठीक है, ताकि जो विजन है, जो देखना है हमारा, वो सही हो सके, हमें सही तरीके से दिखाई दे सके। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को यूज किया जाता है, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो लेटोनोप्रोस्ट है, ट्रेवोप्रोस्ट है, बीमाटोप्रोस्ट है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करता है, यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है। हमारा जो एक्वस ह्यूमर है, हमारी आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर है वो अब उसका आउटफ्लो बढ़ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो कंजक्टिवल हाइपरीमिया दिखता है। ठीक है, आईलैश ग्रो हो जाती है, आइरिस पिगमेंटेशन दिखता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर जैसे टीमोलोल है, बीटाक्सोलोल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो रिड्यूस करता है, कम करता है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को, जो फ्लूइड बन रहा है उसके फ्लूइड के बनने को कम करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, ब्रोंकोस्पाज्म है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें ड्रग आती है ब्राइमोनिडीन एंड एप्राक्लोनिडीन, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस करना और यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाना। एक तो प्रोडक्शन भी कम कर रहा है और जो फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को भी बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उसमें भी कमी आएगी। ड्राई माउथ, फटीग, एलर्जिक रिएक्शन, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जैसे कि एसिडाजोलामाइड है, डोरजालोमाइड है, ठीक है, ब्रिंजोलामाइड है, जिसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, और ये भी एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इस एंजाइम को इनहिबिट करके ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इफेक्ट की। एक्यूट और क्रॉनिक ग्लूकोमा दोनों में यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट पेरेस्थीसिया में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है, इस स्टिंगिंग सेंसेशन में टॉपिकली अगर यूज कर रहे हैं तो स्टिंगिंग सेंसेशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक एजेंट्स, जिसको हम मायोटिक्स बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो पिलोकार्पिन है, कार्बाकॉल है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है टैबिकुलर मैशवर्क आउटफ्लो को। जो मैश हमारे आंखों में है, जो मैश वर्क है, जो टैबिकुलर मैश वर्क है, उससे आउटफ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, और सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम होता है इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो ब्लड विजन कॉज कर सकता है, ब्रोज एक्ट कर सकता है, और मायोसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कौन कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट है। फर्स्ट है लेजर थेरेपी, सुना होगा आपने, लेजर थेरेपी हो रही है, तो लेजर
ट्रेबिकुलोप्लास्टी, जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है उसको सही करता है, और ये एनहेंस करता है, बढ़ा देता है एक्वस आउटफ्लो को इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट है लेजर इरिडोटोमी। लेजर इरिडोटोमी हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, एक अल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को, एक्वस ह्यूमर को हमारे आंखों से बाहर निकाल दिया जाता है इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सर्जरी। कन्वेंशनल सर्जरी जैसे कि ट्रेबेक्टोमी होती है, इसमें न्यू ड्रेनेज चैनल बनाया जाता है आंखों में। जो ड्रेनेज रास्ता है अगर वो ब्लॉक हो गया है तो उस ड्रेनेज का अलग से रास्ता बनाया जाता है, ताकि वो जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अब वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेनेज डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस लगा देना जो कि ह्यूमर के आउटफ्लो को, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये सर्जरी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इमरजेंसी में कैसे यूज करेंगे, तो इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एसिटाजोलामाइड इंट्रावेनसली या फिर ओरली दी जाएगा ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम किया जा सके। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन, ताकि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा सके और एंगल को ओपन किया जा सके और इंट्राओकुलर प्रेशर को कम किया जा सके। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, कि डेफिनेटली ये तो हो ही जाएगा, लेजर इरिडोटोमी फॉर सर्जिकल इरिडेक्टोमी। जो लेजर ट्रीटमेंट है उससे हम क्या करते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करते हैं, ग्लूकोमा को सही करते हैं। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट। नॉन फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे करेंगे, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे रेगुलर आई का एग्जाम करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी आंखों का एग्जामिनेशन करवाएंगे। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को कम करना जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए, जैसे कि हेड डाउन पोजीशन है, बहुत सारे लोग योगा करते होंगे सर नीचे पैर ऊपर, तो वो वाला योगा नहीं करना है ना। बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं तो वो भी नहीं करना है। पेशेंट की एजुकेशन करनी है, पेशेंट को बताना है क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें सही नहीं है। थेरेपी के साथ जुड़े रहना है, थेरेपी से अलग नहीं हटना है, ताकि आपकी डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलैबोरेट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन की फिजियोलॉजिकल रोल हमें बतानी है। तो पैराथॉर्मोन क्या है, देखो पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जो कि सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, और इसका काम होता है कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है हमारी बॉडी के अंदर, फॉस्फेट है, उसको बैलेंस करना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, its primary action are aimed at increasing blood calcium level, और इसका काम होता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का, पैराथॉर्मोन का। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो किस तरीके से रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, सबसे पहले स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन। ये क्या करता है, बोन के रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। तो ये एक्टिवेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को, ठीक है, टू ब्रेक डाउन बोन टिश्यू, ताकि जो बोन टिश्यू है वो ब्रेक हो सके और रिलीज कर सके कैल्शियम को और फॉस्फेट को इन द ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि कैल्शियम को बढ़ाना है, फॉस्फेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट कर रहा है, तो ये ओस्टियोक्लास्ट करता है ताकि बोन टिश्यूज आपस में ब्रेक हो सके और हमारे ब्लड में ये कैल्शियम को बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजेस रीनल कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन। ये क्या करता है, रीनल कैल्शियम के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रिड्यूस करता है, रीएब्सॉर्प्शन बढ़ा रहा है तो एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम का लॉस है, एक्सक्रीट जो हो रहा है वो कम होता है। ठीक है, डिक्रीजेस रीनल फॉस्फेट रीएब्सॉर्प्शन। ये फॉस्फेट के भी रीएब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, तो इनहिबिट करता है फॉस्फेट के रीएब्सॉर्प्शन को प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, जिसकी वजह से फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनहेंसेस इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के थ्रू जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। जो हमारी इंटेस्टाइन है वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल अच्छा हो सके, मैनेज हो सके। ठीक है, कैल्सिट्रायोल जो है वो इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मेंटेन बोन रिमॉडलिंग। बोन के रिमॉडलिंग को मेंटेन करता है, फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है बैलेंस बिटवीन बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। तो ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट के बीच का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है कौन, हमारा पीटीएच। इंटरमीडिएट पीटीएच जो है वो बोन का फॉर्मेशन करता है, और हमारा क्रॉनिक पीटीएच की कंडीशन में जो बोन का रिजॉर्प्शन है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस और आयनाइज्ड कैल्शियम।
ये इंश्योर होता है, जो पीटीएच है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो आयनाइज्ड कैल्शियम है, आयनाइज्ड फॉर्म में जो कैल्शियम है वो एडुकेट फॉर्म में ठीक ठाक लेवल में है या नहीं है ब्लड में, ये इंश्योर करता है पीटीएच। ठीक है, जो कि बहुत असेंशियल वर्क रहता है उसका न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में, ब्लड क्लॉटिंग में, एंजाइम की एक्टिविटी में। तो ये काम हमारा पीटीएच का है। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस करना, कैल्शियम का फॉस्फेट को रेगुलेट करना हमारी किडनी के अंदर, हमारी किडनी में क्या एसिड बेस का बैलेंस करना, दैट इज द रोल ऑफ पीटीएच। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एसिड बेस होम्योस्टेसिस को। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी हमारी पीटीएच की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो डिफाइन बायोलॉजिकल एजेंट्स, गिव देयर इंडिकेशन विद एग्जांपल, उनके इंडिकेशन बतानी है और बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में बताना है। तो चलो देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं या वो सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, या कुछ अदर प्रोडक्ट्स हो गए, जिनको बहुत सारी मेडिकेशन के एप्लीकेशन में या बहुत सारी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, रिसर्च में यूज किया जाता है। दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, अगर की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं या फिर लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, और अक्सर हम ऐसे भी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होते हैं, जैसे प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, न्यूक्लिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, हो सकता है लिविंग सेल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहें। अब बात करते हैं टाइप्स की, कितने बायोलॉजिकल एजेंट्स है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एजेंट है हमारा थेरेपेटिक बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वैक्सीन है, साइटोकाइन है, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, जीन थेरेपीज हैं। इनकी अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो बहुत सारी डिजीज में यूज किया जाता है, जैसे कैंसर थेरेपी में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट्स। पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, टॉक्सिन्स है। ठीक है, और इनको यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई में, ठीक है, स्टडी में, और कभी कभी बायो टेररिज्म में भी या फिर वारफेयर में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि एंजाइम्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने सुना होगा, जीन ऑल्टरेशन सुना होगा। ठीक है, बायो इंजीनियरिंग टिश्यूज आपने सुना होगा, और एप्लीकेशन होता है इनका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, डायग्नोस्टिक में। ठीक है, तो ये सब यूज होते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेडिसिन के कि कहाँ कहाँ पर यूज किया गया है, जैसे कि वैक्सीन में। ठीक है, बहुत सारी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया गया, टारगेट स्पेशीज थेरेपीज फॉर कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है जिससे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन तैयार किया जाए, जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, एथ्रोपोएटिन है, तो इसको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की तरह। जीन थेरेपी में हम ट्रीट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग और मॉडिफाइंग जीन्स, ताकि जिसमें हम क्या करते हैं, जीन को मॉडिफाई करते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो हेल्थ केयर में, जिसकी डायग्नोस कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी भी डिजीज का। बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे बायो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। रिसर्च में यूज करते हैं, आगे कोई भी ड्रग का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी स्टडी होनी है किसी भी डिजीज की, तो उसमें रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो ये इतना आपको जरूर लिखना होता है। नेक्स्ट है डिस्कस ड्रग थेरेपी ऑफ शॉक। ड्रग थेरेपी ऑफ शॉक, हाँ, हमें बताना है ड्रग थेरेपी ऑफ शॉक के बारे में कि शॉक ड्रग थेरेपी क्या क्या दी जा सकती है शॉक कंडीशन में। तो शॉक क्या है, सबसे पहले शॉक पता होना चाहिए। शॉक एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, जानलेवा एक बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होता है, इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है, ऑक्सीजनेशन हो सकता है। हम बोलते हैं ना कि फला इंसान को शॉक लग गया, ठीक है, तो वो शॉक हो सकता है, जिसके अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, जिसमें टिश्यूज का क्या होता है, बर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो खराब भी हो सकती है, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं ना पहुंचना भी स्ट्रोक शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो जनरल गोल क्या है हमारी ड्रग थेरेपी के लिए, ठीक है, शॉक में, रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन ऑक्सीजन डिलीवरी। ये क्या करता है, जो टिश्यूज का परफ्यूजन हो चुका है उसको रिस्टोर करता है, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है, जो ऑक्सीजन पहुंचाना है टिश्यूज तक, उसको करेक्ट करता है, रिस्टोर करता है। कार्डियक आउटपुट को सपोर्ट करता है, जो हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है उसको सपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग क्लास यूज्ड इन शॉक। अब ड्रग क्लास जो कि शॉक में यूज होती है, दैट इज वेसोप्रेसर, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है,
डोपामीन है, एपिनेफ्रिन है, फिनाइल एपिनेफ्रिन है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, वेस्कुलर टोन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और किसको स्टिमुलेट करके, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। बात करते हैं इसकी यूजेस की, तो सेप्टिक शॉक में यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, सेप्टिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए डोपामीन और एपिनेफ्रिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आइनोट्रॉप्स। आइनोट्रॉप्स में एग्जांपल आती हैं डोब्यूटामीन, मिलरिनोन और डोपामीन। मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, और यूज कार्डियोजेनिक शॉक में यूज करते हैं, हाइपोटेंशन में यूज करते हैं विद कार्डियक आउटपुट, विद रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, जिससे क्या करता है, ये हाइपोटेंशन तो कॉज करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी कम करेगा। नेक्स्ट है फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। कौन कौन से हैं, नॉर्मल सेलाइन, रिंगर्स लैक्टेट और एल्ब्यूमिन, ठीक है, रिंगर लैक्टेट एल्ब्यूमिन। मैकेनिज्म की बात करें तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिस्टोर करता है, रेगुलेट करता है, प्रीलोड को इंप्रूव करता है, जो प्रीलोड जो प्रेशर बहुत ज्यादा है उसको कंट्रोल करता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में यूज करते हैं, सेप्टिक शॉक में अर्ली रिससिटेशन में अगर शुरुआत है तो हम सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं फ्लूइड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। शॉक की कंडीशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी तो हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन को, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। सेप्टिक शॉक में यूज किया जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पाइपेरासिलिन है, टेजोबैक्टम है, मेरोपेनम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये एलिमिनेट करते हैं सेप्टिक शॉक में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करते हैं, और सेप्टिक शॉक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स, जैसे कि डायफेनहाइड्रामीन है, रेनिटिडीन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ब्लॉक करता है हिस्टामिन रिसेप्टर्स को, ताकि जो एलर्जी कॉज हो रही है वो एलर्जी आगे कॉज ना हो। इंडिकेशन एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज करते हैं, ठीक है, और एपिनेफ्रिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेटर्स, जैसे कि साल्बुटामॉल है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो रिलैक्स करता है ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, और जो सांस आना है, सांस जाना है उसको इंप्रूव करता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में और ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन अगर साथ साथ हो रही है तो यूज किया जाएगा ब्रोंकोडाइलेटर्स। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, मेटालिक जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, जो एसिडोसिस हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उस वो सही करता है, ठीक है। तो सीवियर एसिडोसिस अगर हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक शॉक में, तो उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग सिलेक्शन बाय टाइप ऑफ शॉक। ड्रग का सिलेक्शन होना है कि किस टाइप का शॉक है तो कौन सी ड्रग यूज की जाएगी। मान लीजिए अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो प्राइमरी फोकस होगा फ्लूइड रिससिटेशन पे, ठीक है, फ्लूइड सही करना पड़ेगा। वेसोप्रेसर लेना होगा नॉरएपिनेफ्रिन अगर हाइपोटेंशन हो रहा है फ्लूइड लेने के बाद। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है तो आइनोट्रॉप्स लेना है, जैसे डोब्यूटामाइन है, जो कि इंप्रूव करेगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। वेसोप्रेसर नॉरएपिनेफ्रिन अगर हाइपोटेंशन हो रहा है। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। अगर सेप्टिक शॉक की कंडीशन तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेना होगा, वेसोप्रेसर नॉरएपिनेफ्रिन फॉर हाइपोटेंशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे रिफ्रैक्टरी केसेस में। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक फर्स्ट लाइन एपिनेफ्रिन, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस, और एडजंक्ट थेरेपी साथ के साथ एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ब्रोंकोडाइलेटर्स भी हम दे सकते हैं। तो इतना हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 के एफ पार्ट में। नेक्स्ट है गिव इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। इंडिकेशन देना है और कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्रोंकोडाइलेटर्स के। तो चलिए देखते हैं इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब है ब्रोंकस को डायलेट करना। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स यूज किए जाते हैं ब्रोंकोस्पाज्म में, ताकि जो एयर फ्लो है, जो एयर का आना जाना है, वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। इंडिकेशन की बात की जाए तो एस्थमा में यूज करते हैं, ठीक है। एक्यूट एक्सरबेशन अगर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जैसे कि साल्बुटामॉल को यूज करते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी में यूज कर सकते हैं अगर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे सैल्मिटोरॉल है, कंबाइन कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज करते हैं। सिम्पैथोमेटिक रिलीफ दे सकता है,
सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है और थेरेपी को मेंटेन कर सकता है, जैसे कि टियोट्रोपियम है, सैल्मिटेरॉल है। ब्रोंकोस्पाज में यूज कर सकते हैं अगर एलर्जिक रिएक्शन है, साथ साथ अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, एक्सरसाइज की वजह से ऐसा हुआ है, इन्फेक्शन अगर है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, अगर एक्सरसाइज करने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो एक्सरसाइज से पहले लिया जाता है ताकि ये कंडीशन ट्रीट हो सके। एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन, अगर बहुत सीवियर नहीं है, एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो भी ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन, जो कि इस कंडीशन को सुधार देता है, एयरवे को सही करता है। ठीक है। एडजंक्ट इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है तो भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर हुआ है तो थेरेपी के साथ हम ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पर नहीं दे सकते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर्स को हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है, जिनको अक्सर एलर्जी कॉज हो जाती है एल्ब्यूटेरॉल और इप्राट्रोपियम जैसी ड्रग से। सीवियर कार्डियक कंडीशन अगर है, अगर हार्ट की बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है लाइक अरिथमिया है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो हम बिल्कुल भी ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज़ नहीं करेंगे। बीटा एगोनिस्ट ड्यू टू टेकीकार्डिया यूज़ नहीं करेंगे। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमोपैथी, ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक बीटा एगोनिस्ट ये इस कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देंगे। फियोक्रोमासाइटोमा में यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जितने भी हमारे बीटा एगोनिस्ट हैं वो इस कंडीशन को बढ़ा देते हैं, कैटेकोलामाइंस के रिलीज को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है फियोक्रोमासाइटोमा और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सीवियर हाइपोकैलेमिया, अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो भी हम बीटा एगोनिस्ट को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो कहाँ पर क्या चीज़ नहीं दे रहे। बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग है, ठीक है, वो टेकीरिथमिया कॉज करती है, सीवियर हाइपरटेंशन में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कंकरेंट यूज विद नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जैसे प्रोपेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स को हम कॉन्ट्राइंडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक, जैसे कि टियोट्रोपियम है, इप्राट्रोपियम है। नैरो एंगल ग्लूकोमा में हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो ग्लूकोमा की कंडीशन को और ज्यादा वर्स्ट कर देते हैं। यूरिनरी रिटेंशन, अगर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है तो भी हम बीटा ब्लॉकर्स एंटी कोलिनर्जिक्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल ज़ैंथीन, जैसे थियोफाइलिन है। तो अगर पेप्टिक अल्सर की डिजीज है, अगर एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो भी हम इस ड्रग को नहीं देते हैं, मिथाइल ज़ैंथीन को। सीजर्स अगर है तो मिथाइल ज़ैंथीन नहीं दिया जाएगा। सीवियर लीवर इम्पेयरमेंट है, लीवर में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हम मिथाइल ज़ैंथीन यूज नहीं करते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 8, गिव इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, ये हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर ऑल क्वेश्चन, और ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है पार्ट सेकंड का, जो कि 4 क्वेश्चन है और 3 नंबर का है, दैट इज 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। तो टारगेट एंजाइम जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो क्या करता है, वो 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है। पहला डीएनए गाइरेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज 4, या फिर डीएनए गाइरेज मतलब टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 4। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स 2 एंजाइम इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आगे जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया की, वो आगे डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है। अगर टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिट होगा तो जो सुपर कॉइलिंग हो रही है बैक्टीरिया डीएनए की वो मिसरीड होगी। ठीक है, तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है टोपोआइसोमरेज 4, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है डीएनए रेप्लिकेशन को, जो सेल डिवाइड हो रही हैं, ये जो डीएनए है जो डॉटर सेल्स बना रही है, डॉटर सेल्स को बनने से रोकते हैं। ठीक है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है। इंटरफेयर विद डीएनए प्रोसेस, डीएनए प्रोसेस को इंटरफेयर करता है, इनहिबिट करता है इन एंजाइम्स को, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जो सेल डिवाइड हो रही हैं वो इम्पेयर्ड होगी, सेल डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट हमें दिखेगा। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आगे डॉटर सेल्स नहीं बन पा रही हैं, बैक्टीरिया डेथ हो जा रही है। ठीक है, डीएनए ब्रेक हो रहा है, और क्या होगा, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होगी। Specifically target bacterial enzyme with minimal effect on human DNA due to structural difference.
हल्का फुल्का हमें ह्यूमन के डीएनए पे भी इसका हल्का फुल्का माइन्यूट इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों का जो डीएनए है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। अब बात करते हैं इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी की। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी मतलब ये जो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट काम करता है। ग्राम नेगेटिवली मेनली डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा, और वहीं अगर ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोरोक्विनोलॉन्स डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमेरेज 2 और टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करता है और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलैबोरेट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। बताना है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजिको-केमिकल और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच कैसे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। एसिडिक ड्रग, जितनी भी हमारी एसिडिक ड्रग है उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होता है हमारे स्टमक में, क्योंकि हमारा पीएच कम होता है। वहीं अगर बेसिक ड्रग की बात की जाए तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, क्योंकि वहां पर हायर पीएच होता है, बेसिक ड्रग वहां पर एब्जॉर्ब ज्यादा होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, अगर मोटिलिटी बढ़ जाए, इंक्रीज्ड मोटिलिटी, अगर मोटिलिटी बढ़ जाती है हमारे पेट की तो वो एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है ड्रग के। जैसे कि डायरिया की कंडीशन में पेट चल रहा है तो ड्रग एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पाएगी। वहीं अगर मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत लंबी है तो वहां पर सरफेस एरिया बहुत मिल रहा है ड्रग को, तो ड्रग एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट, जहां पर भी ड्रग को एब्जॉर्ब होना है उस एरिया में किस टाइप का ब्लड फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से अफेक्ट करती है। ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, ड्रग क्या होती है, लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, इसलिए जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की हमारे ब्लड में पहुंचने की वो कम हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फूड। कई बार हम कुछ ड्रग ऐसी होती है जो खाली पेट लेनी होती है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो भरे पेट लेनी होती है। तो फूड क्या करता है, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होती है ज़्यादा अच्छी फूड की प्रेजेंस में और कुछ ड्रग फूड की प्रेजेंस में अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं देती हैं। ठीक है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स है, टेट्रासाइक्लिन्स को अगर डेयरी प्रोडक्ट के साथ या कैल्शियम के साथ लिया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है टेट्रासाइक्लिन का। नेक्स्ट है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, जैसे कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी उतनी ही जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही थोड़ा डिले होगा। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के को क्रॉस कर लेगी, तो इजीली वो पेनिट्रेट हो जाएगी, ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज, स्मॉलर पार्टिकल साइज है तो फास्ट डिजॉल्व हो जाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। वहीं अगर आयनाइजेशन की बात करें तो ड्रग अगर नॉन आयनाइज्ड है, ठीक है, लिपोफिलिक है, तो ड्रग इजीली क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन को, इजीली एब्जॉर्प्शन हो सकता है। वहीं अगर हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वहीं ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। नेक्स्ट है पीके ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या है, ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है कि कितनी ड्रग कौन सी स्टेज में, आयनाइज्ड फॉर्म में है या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। ड्रग अगर आयनाइज्ड फॉर्म में है तो उसका पीएच और जहाँ पर वो ड्रग पहुंची वहाँ उसके पीएच के अकॉर्डिंग वो ड्रग क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग कितनी स्टेबल है अपने एसिडिक इन्वायरमेंट में। जैसे कि पेनिसिलिन है, तो बहुत सारी ड्रग हैं जो एसिडिक मीडियम में अपने एक्टिविटी लॉस कर देती है, अपना एब्जॉर्प्शन नहीं देती हैं। तो जैसे कि पेनिसिलिन है वो अनस्टेबल हो जाती है एसिडिक मीडियम में। वहीं अगर एस्प्रिन की बात की जाए तो एसिडिक मीडियम में वो अच्छा एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर जैसे डोजेस फॉर्म, सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है, जितने भी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो कम एब्जॉर्ब होंगी रेदर देन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के। सॉल्यूशन सस्पेंशन ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादा फास्टली एब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, कोई जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट जो हो रही है,
डिसइंटीग्रेट जो हो रही है, जो डिजोल्व हो रही है, वो टैबलेट को जल्दी से जल्दी डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी डिजोल्व होना पड़ेगा ताकि वो इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट है किस टाइप के एक्सिपिएंट्स डले हैं, किस टाइप के एडिटिव्स डले हैं, किस टाइप की कलरिंग एजेंट्स हैं, कोटिंग किस टाइप की हुई है, बाइंडर्स कौन कौन से ऐड हैं, ठीक है, फिलर्स कौन कौन से हैं, ताकि इजीली ड्रग की फैक्टर्स है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उसके एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, कुछ ड्रग ऐसी है जिनके कुछ ड्रग को कुछ ड्रग के साथ लिया जाए तो उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, कुछ ड्रग को कुछ ड्रग के साथ लेने से उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो कुछ ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि एंटासिड, जो एंटासिड है उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है एंटीबायोटिक्स के साथ लेने से। ड्रग फूड इंटरेक्शन, कुछ ड्रग ऐसी है जो फूड के साथ इंटरेक्ट करती हैं। फैटी मील, अगर बहुत ज़्यादा फैटी मील हम ले रहे हैं, बहुत ऐसे कचौरी पकौड़ी बहुत फैट वाला हम खाना खा रहे हैं, तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले करती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी चेंज हो जाता है। ठीक है। डिजीज कंडीशन, किस टाइप की डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर तो नहीं, अगर हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो तो बहुत सारी एब्जॉर्प्शन ड्रग का नहीं हो पाएगा। लीवर फंक्शन अगर सही से नहीं है तो भी क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th का सी, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल बताना है विटामिन डी का। तो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है विटामिन डी का, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस, तो कैल्शियम को और फॉस्फेट के को रेगुलेट करता है, इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो कैल्शियम को और फॉस्फेट का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल रोल है। ठीक है। जिसकी वजह से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी कैलबाइंडिन है, कैल्विडीन है, ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन का मिनरलाइजेशन प्रमोट होता है, बोन जो है वो स्ट्रांग होती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो बोन्स में उनका डिपोजिशन होता है। ठीक है। स्केलेटल मसल हमारा और अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। बोन रिमॉडलिंग में इनका रोल है। बोन रिमॉडलिंग मतलब जैसे कि जब अभी हमने बताया था पैराथायरॉयड जो हार्मोन है पीटीएच है, वो बोन रिजॉर्प्शन में इसका रोल होता है, बोन फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। फिजियोलॉजिकल रोल विटामिन डी का, मोबिलाइज करता है कैल्शियम को। ठीक है। कैल्शियम को मूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम बोन्स व्हेन सीरम लेवल आर लो, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो विटामिन डी कैल्शियम को लेता है और ब्लड से हमारे बोन से लेता है और ब्लड तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है इम्यून मॉड्यूलेशन, इम्यून को मॉड्यूलेट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल जो पेप्टाइड्स हैं उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को एडप्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, तो विटामिन डी के सेट अक्षर डॉक्टर देते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है मसल फंक्शन, मसल की स्ट्रेंथ को अच्छा करता है, इंप्रूव करता है, क्योंकि कैल्शियम के इनफ्लक्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन को रेगुलेट करता है, इसका रोल होता है इंसुलिन के सिक्रीशन में। विटामिन डी का जो रोल है फिजियोलॉजिकल रोल, वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है। न्यूरो प्रोटेक्शन, हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो कॉग्निशन फंक्शन है हमारे ब्रेन का, उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। फिजियोलॉजिकल, अब पैथोलॉजिकल की बात करते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो डेफिशिएंसी, रिकेट्सिया में, अगर रिकेट्सिया है तो रिकेट्सिया में यूज करेंगे। ओस्टियोमेलेसिया अगर है, ठीक है, जो बोन है हमारी वो वीक पड़ गई है एडल्ट्स के अंदर, तो हम ओस्टियोमेलेसिया में यूज करेंगे। हाइपोकैल्सीमिया में यूज करेंगे, कैल्शियम लेवल कम है। ठीक है। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी अगर हो गई है तो पैथोलॉजिकल रोल, अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, हाइपर कैल्सीमिया हुआ है तो एक्सेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लीड्स टू नोजिया, जिसकी वजह से नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है सॉफ्ट टिश्यूज का। ठीक है। किडनी डैमेज भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी हो जाए, तो एक्सेस अगर हो चुका है तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। रोल इन क्रोनिक डिजीज, रोल क्या है विटामिन डी का क्रोनिक डिजीज में, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब स्क्लेरोसिस हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। ठीक है।
कैंसर तक हो सकता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पे हमारे इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है। तो डेफिशिएंसी अगर है डेफिशिएंसी तो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा, जो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, ठीक है, वो खराब हो सकती है, इम्पेयर हो सकती है, जिसकी वजह से हमें अक्सर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। रोल इन क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में इसका क्या रोल है। तो जो भी हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज जो पेशेंट है उनमें हम अक्सर देखते हैं विटामिन डी का इम्पेयरमेंट देखते हैं, विटामिन डी इनसफिशिएंट देखते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, बोन डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 9th का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या है। तो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन रेफर्स, बताया जाता है कि एक प्रोसेस है जिसमें कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच में, न्यूरॉन्स और जो टारगेट सेल्स हैं उनके बीच में, ठीक है, मसल और ग्लैंड जिसको हम बोले, टारगेट सेल मतलब मसल और ग्लैंड। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व सेल्स में एक सेल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। केमिकल मैसेंजर है जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मूव करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब बात करते हैं सिंथेसिस की। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से सिग्नल जाता है दूसरे न्यूरॉन में, ये न्यूरोट्रांसमिशन है, ठीक है। और सिंथेसिस जो हमारा प्री न्यूरॉन है, प्री न्यूरॉन को हम बोले प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में सिंथेसाइज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और आगे वो फॉरवर्ड होते हैं, आगे वो मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन से, किसके साथ, किसकी हेल्प से, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिंथेसाइज होता है टायरोसिन से, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ स्टोर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है वेसिकल्स में, ठीक है। जो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, वो नर्व टर्मिनल, जो नर्व हमारी एंडिंग है, जो नर्व टर्मिनल है, यहाँ पर कहीं जो वेसिकल्स होते हैं वहां पर स्टोर होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। रिलीज की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन होगा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन होंगे और कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस करेंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स की तरफ मूव करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या होगा जब एक्सोसाइटोसिस होगा, जब मान लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए तो न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट है क्या एक्चुअली, जो पहला न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, जो पहले न्यूरॉन की एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन की जो स्टार्टिंग है, उनके बीच का जो गैप है, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होंगे, अब न्यूरोट्रांसमीटर मूव करेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, डिफ्यूज होंगे, बाहर आएंगे, बाइंड करेंगे उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स में। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हमेशा सेकेंड न्यूरॉन के स्टार्टिंग फेज में होता है, तो जहां पर आयनिकट्रोपिक रिसेप्टर्स होंगे और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जिसमें लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जिसमें निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होंगे, जैसे मस्कैनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट सिनेप्टिक रेस्पॉन्स। पोस्ट सिनेप्टिक रेस्पॉन्स कैसे दिखेगा, रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा जिसकी वजह से जो चैनल्स हैं वो या तो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, और उसकी वजह से जो सेकेंड मैसेंजर पाथवे हैं, जैसे सीएमपी पाथवे हैं, IP3 डैक पाथवे हैं, कैल्शियम चैनल रेगुलेशन है, तो ये पाथवेज जो हैं इनका एक्टिवेशन होगा और उसके बाद टर्मिनेशन होगा सिग्नल्स का, ठीक है, जिसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा, रीअपटेक हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर डिग्रेड भी हो सकते हैं, उनका वापस आना रीअपटेक भी हो सकता है और वो डिफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से टर्मिनेशन होगा सिग्नल्स का। नेक्स्ट है रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और प्रिकर्सर। रीसाइक्लिंग भी होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो रीअपटेक न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कह सकते जो प्रिकर्सर्स हैं वो दोबारा से कहा जाते हैं, रीसाइकिल होने के लिए जाते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में और दोबारा से यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोलिन है,
जो कोलिन है वो रिसाइकिल होता है, सिंथेसाइज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन करते हैं और दोबारा से ये न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। जो पार्ट थर्ड है उसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, 10, 11 एंड 12। तो फर्स्ट हमारा पार्ट थर्ड का 10th जो क्वेश्चन है वो हमारे 7 क्वेश्चन है और 1-1 मार्क्स के हैं। तो 1-1 मार्क्स के मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, राइट रॉन्ग हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन 1 वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स देने या फिर 1 वर्ड में आंसर देना है, 1 सेंटेंस में आंसर देना है, ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? केमिकल मॉडिफिकेशन है किसी भी ड्रग का केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, या कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस है, जो भी हमारे जीनोबायोटिक्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? इन ड्रग को केमिकली मॉडिफाई करते हैं, केमिकली इसको चेंज करते हैं, स्पेशली हमारे कहाँ? प्राइमरी इन लीवर, हमारे लीवर में, और कन्वर्ट करते हैं उनको, वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं, ताकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग नहीं हुई तो ये ड्रग एक्सक्रीशन होने में इसका इजीली नहीं हो पाती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? केमिकल मॉडिफिकेशन है ड्रग का या फिर किसी फॉरेन सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस में, स्पेशली इन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोकॉइड्स कैन बी डिफाइंड एज। तो ऑटोकॉइड्स क्या है? ऑटोकॉइड्स कुछ भी नहीं है, हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को हम और क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन भी बोलते हैं इनको, लोकलाइज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज बोलते हैं, जो लोकली इनकी सिंथेसिस होती है और रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वहां से, जैसे कि हॉर्मोन्स है, ये इनको हम लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के इनका एक्शन रहता है, शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, विदाउट नीडिंग टू एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिना सिस्टम में हमारे एंटर करे, हमारे ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन तो भी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, स्पाइरोलेक्टोन कैन बी क्लासिफाइड अंडर डैश ऑफ ड्रग। जो स्पाइरोलेक्टोन है उसको क्लासिफाई कर सकते हो अंडर डैश ऑफ ड्रग। कौन सी कैटेगरी में? तो स्पाइरोलेक्टोन ड्रग क्लासिफिकेशन प्राइमरी क्लास क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है। ठीक है, तो हमारी जो स्पाइरोलेक्टोन है वो क्या है? हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल पे काम करती है, कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है वहां पर काम करती है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट की तरह काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। जो फार्माकोडायनेमिक है वो क्या है? फार्माकोडायनेमिक होता है ड्रग डज टू द बॉडी, की हमारी जो भी हमने ड्रग खाई है वो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट कॉज कर रही है। जैसे मान लो हमारी जो ड्रग हमने खाई वो हमारी आईज पे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ते हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, दैट इज ड्रग, व्हाट द ड्रग क्या कर रही है हमारी बॉडी के साथ। ठीक है, किस तरीके से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के एग्जाम्पल बताने हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोलाइटिक्स भी बोलते हैं, फाइब्रिन्स को तोड़ने वाले, थ्रोम्बिन को तोड़ने वाले, लाइटिक तोड़ने वाले, और इनको यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से फाइब्रिन ब्रेक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो एल्टीप्लेज है, रेटिप्लेज है। ठीक है, एल्टीप्लेज रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, रेटिप्लेज हमारा रिकॉम्बिनेंट टीपीए फैक्टर है। नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन इज नोन एज। जो वेसोप्रेसिन है उसको क्या कहा जाता है? तो वेसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच, या फिर आर्जिनिन वेसोप्रेसिन इसका एग्जांपल, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऐसे हार्मोन जो कि रेगुलेट करते हैं वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, प्रमोट करते हैं वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी से। ठीक है, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, इसको नेम फॉर इट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आर्जिनिन से कहीं ना कहीं मेल खाता है। ठीक है, जो ह्यूमन का आर्जिनिन है, इसलिए इसको आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रोपिक। क्या है एग्जांपल? डैश इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रोपिक। तो एग्जांपल पूछा गया है तो एग्जांपल में सिर्फ हमें ड्रग लिखनी होती है। ठीक है,
डैश इज एन एग्जाम्पल। तो डैश क्या, नूट्रॉपिक सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिर्फ आंसर में तो सिर्फ आपको ड्रग लिखनी है, ठीक है। नूट्रॉपिक एजेंट्स वो ड्रग हैं जो कि हमारे कॉग्निशन को बढ़ाते हैं, हमारे याद करने की क्षमता, हमारे मेजरमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और इनको स्मार्ट ड्रग भी बोला जाता है, ठीक है। ड्रग एग्जाम्पल की बात आ रही है, पारासिटाम है, एनिरासिटाम है, ठीक है, कोलिनर्जिक में डोनिपेजिल है, रिवास्टिग्मिन है, एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट में मिमेंटीन है। तो ये ड्रग हैं जो कि हमारी यूज की जाती हैं एज अ नूट्रॉपिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे क्या है, हमारे एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग, जिसमें 7 क्वेश्चन करने हैं और एक मार्क्स के क्वेश्चन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज अ ड्रग यूज्ड, जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको यूज किया जाता है किसमें, एंजाइना पेक्टोरिस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राडर्मल इन्फेक्शन कैन बी डिलीवर्ड एट विच एंगल, जो इंट्राडर्मल का जो इंजेक्शन दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, वो कौन से एंगल में दिया जाता है, वो होता है हमारा 10 to 15, या फिर कह सकते हो यहाँ 5 to 15 होता तो वो भी सही था, ठीक है। 10 to 15 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट किया जाता है। थर्ड है, मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या है। तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम है लेबर इंड्यूस करना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इज, साइड इफेक्ट पूछा गया है एस्ट्रोजन का, तो क्या कॉज करता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, दैट इज बी, ठीक है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन इज एन, जो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है उसका काम क्या है, उसका काम है एंटीटसिव एक्शन प्रोड्यूस करना, तो एंटीटसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर कॉजेज, जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या कॉज करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया, जो हार्ट रेट है उसको स्लो करते हैं, ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्लो डाउन द ब्रेन बट डज नॉट डायरेक्ट इंड्यूस स्लीप, ऐसी ड्रग जो कि डिप्रेस करती है हमारे सीएनएस को, हमारे ब्रेन के एक्शन को स्लो डाउन करती है, लेकिन इन स्लीप इंड्यूस नहीं करती है, दैट आर सीडेटिव्स, ठीक है। तो 7th का आंसर है बी, सीडेटिव। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फिल इन द ब्लैंक और आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है, या फिर फिल इन द ब्लैंक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एल्बेंडाजोल कम्स अंडर विच क्लास ऑफ ड्रग, जो एल्बेंडाजोल है वो किस क्लास में आती है, तो ये आती है एंथेल्मेंटिक में, ठीक है, एंथेल्मेंटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस, मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, बस यहीं पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 6 क्वेश्चन करने हैं और एक नंबर के क्वेश्चन है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बताना है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक प्लैक का फॉर्मेशन है कि ब्लड की जो कोई भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो, जो फैट का डिपोजिशन है, ठीक है, फैट डिपॉजिट हो जाती है हमारे जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में कठिनाई होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है जब हमारी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में बताना है अंतर क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करती हैं जो कि हमारे डक्ट से रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। वहीं अगर एंडोक्राइन की बात की जाए तो ऐसी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं जो कि हमारे ब्लड में हार्मोन रिलीज करती है। तो देखो एक्सो और एंडोक्राइन में अंतर कैसे समझोगे, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, अंदर कहाँ, ब्लड के अंदर हार्मोन रिलीज कर रही है। एक्सोक्राइन ऐसी सिक्रेशन हो रहे हैं जो कि हमारे ब्लड से बाहर हो रहे हैं, स्वेट हो गया, हमारे पसीना हो गया, हमारे आंसू हो गए, ठीक है, ये सब क्या हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट है, डैश कॉजेज परमानेंट डीफनेस व्हेन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डैश कॉजेज परमानेंट डीफनेस, अगर इन डैश क्या भरा जाएगा जो कि परमानेंट बहरापन कॉज करती है प्रेगनेंसी के दौरान, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी ड्रग है जो कि क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, बहरापन कॉज करती है, डीफनेस कॉज करती है अगर प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज करती है। नेक्स्ट है, ग्राइसोफुल्विन एक्ट बाय डिसरप्टिंग द, जो ग्राइसोफुल्विन है वो डिसरप्ट करती है क्या, तो ग्राइसोफुल्विन एंटी फंगल ड्रग है, माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इन फंगल सेल, जो फंगल सेल है उसके माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन को इनहिबिट करती है, डिसरप्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एमीबियोसिस। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बताना है एमीबियोसिस का। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ एमीबियोसिस इज ब्लडी डायरिया,
डायरिया कॉज होता है, डिसेंट्री कॉज होती है जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं, ठीक है, विद एब्डोमिनल पेन, विद पेन, पेन के साथ होता है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में आपको 3 घंटे दिए गए हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आई थिंक शायद हमें भी 1-1.5 घंटा हो ही गया है डिस्कस करते करते। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है इसको यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम और भी क्वेश्चन पेपर के हम और सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।